दो चार लाइन जो जी बोलना चाहें। Recording has started. जी all right so we have as our guest speaker Dr. N.K. Sharma, the Ayurveda specialist from Patiala. He retired as professor, head of the Department of Medicine from Ayurvedic College, Government Ayurvedic College, Patiala. He is a very well-renowned figure in Punjab, I must say, because some of my friends from Faridkot and Sangrur, you know, they tell me that they've been coming to consult Dr. Sharma from all these far-flung places. And Dr. Sharma का पटियाला में आयुर्वेद के ट्रीटमेंट में इनका कोई मुकाबला नहीं है। और ये मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर कर ही लिया है। तो अभी ये रिटायर्ड लाइफ लीड कर रहे हैं, लेकिन रिटायर्ड लाइफ क्या, आप इनके क्लिनिक पे चले जाइए तो इनके पास पेशेंट्स की एक लंबी लाइन लगी होती है। तो मुझे नहीं लगता कि इनके पेशेंट्स इनको रिटायर कभी भी होने देंगे। और क्योंकि डॉक्टर शर्मा की जो और ये ना सिर्फ ऐसे, ये बहुत ज्यादा सोशल कॉजेज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। पटियाला में कोई भी सोशल कॉज हो किसी किस्म का, चाहे वो रिलीजियस मैटर्स में हो, चाहे वो मेडिसिनल मैटर्स में हो, तो डॉक्टर शर्मा इज ऑलवेज ऑन द फोरफ्रंट। सो इनकी जो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो लोगों को सही रास्ता दिखाने की और लोगों को स्वस्थ रखने की, वो इनके हर एस्पेक्ट में नजर आती है। और बहुत अच्छे संस्कृत के ज्ञाता हैं। इनके पास बैठ के इनकी बातें सुन के आधा दर्द वैसे ही खत्म हो जाता है, बिकॉज बहुत ही सुंदर बातें करते हैं। तो मैं इन शब्दों के साथ डॉक्टर शर्मा को का स्वागत करती हूँ। और ओवर टू यू डॉक्टर शर्मा। तो हम लोग आपको स्क्रीन पे नजर नहीं आएंगे, क्योंकि अदरवाइज डॉक्टर साहब थोड़ी डिस्टरबेंस होती है, तो हम लोग स्क्रीन पे आपको नजर नहीं आए, लेकिन हम सब आपको देख रहे हैं। राइट सर। ओके सर, नमस्कार। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पहली बार डॉक्टर इंदु डोगरा जी की मेहरबानी कह लो या उनका मेरे प्रति जो सद्भावना है उससे उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है। और आशुतोष जी भी जो है उन्होंने भी मुझे कल ही उनका फोन आया था और मुझे ये अवसर प्रदान किया है। मुझे पता नहीं कितना मतलब मैं आपके उसको कर पाऊंगा, लेकिन मेरा प्रयास यही है कि मैं कुछ न कुछ अच्छा करता रहूं, क्योंकि जो भी एक्शन may not bring always happiness, but there is no happiness. सर डॉक्टर शर्मा डॉक्टर शर्मा, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए कैमरा के, और पीछे की तरफ आपका चेहरा हम नहीं देख पा रहे हैं, ये बेहतर है सर। हाँ, नाउ वी कैन सी यू वेल। जी हाँ सर, अब नाउ वी कैन सी यू वेल, दिस इज गुड पोजीशन। हाँ, मैं ये बता रहा था कि हमें मतलब जितना भी कोशिश ये करनी चाहिए आप लोगों की, जो आयुर्वेद को जानने के प्रति जो जागृत इच्छा हुई है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी उस जिज्ञासा को मैं काफी हद तक वो कर दूं, क्योंकि आज जो आयुर्वेद का एक विशेष रूप से जमाना आ रहा है और आयुर्वेद के प्रति लोगों की रुचि भी बहुत बढ़ गई है और आयुर्वेद के प्रति लोगों की एक श्रद्धा और एक नया विश्वास जागा है। तो इसलिए आप लोगों ने जो मुझे ये अवसर दिया है, तो मैं उसका आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे ऐसा वो किया है। बाकी मैं आपको, चूंकि आज पहली बार अपना वो है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें व्हाट इज आयुर्वेद, आयुर्वेद क्या है और हमारा मतलब लक्ष्य क्या है आयुर्वेद का, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो आयुर्वेद का दो शब्दों से बना है, आयु और वेद। आयु मीन्स लाइफ और वेद मीन्स नॉलेज। तो ये नॉलेज ऑफ लाइफ या साइंस ऑफ लाइफ इसको कहते हैं। वेद का मतलब साइंस हो गया और इधर आयु का मतलब है, तो साइंस ऑफ लाइफ कहते हैं इसको। लेकिन हम केवल साइंस ऑफ लाइफ के ऊपर, तो हमारे यूनिवर्सिटी जो कोर्स चलते हैं, लाइफ साइंसेस का कोर्स भी चलता है, बायोलॉजिकल साइंसेस भी चलती हैं, तो क्या यही आयुर्वेद होगा? ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें थोड़ा हमारे जो
ग्रंथों में लिखा हुआ है, आयुर्वेद के अंदर जो चरक संहिता इसका प्रमुख ग्रंथ है, उसमें पहला अध्याय ये दीर्घन जीविती अध्याय है। ये संस्कृत शब्द है दीर्घन जीविती। दीर्घन जीविती का मतलब जो लंबी उम्र वाला। तो यहाँ पर जो आयुर्वेद का साइंस ऑफ लाइफ से हमारा मतलब है साइंस ऑफ लॉन्ग लाइफ, क्योंकि हम जो हमारी जो कल्पना है, हमारी जो हाइपोथेसिस है वो है कि मतलब तच्चक्षुर्देव हितम प्रस्ता शुक्रम उच्चरे जीवेम शरदः शतम पश्येम शरदः शतम सुनियाम शरदः शतम। इसका मतलब ये है कि हम मतलब केवल ये नहीं हमारा हम 100 साल तक जिए और 100 साल तक जीने के साथ कैसा जिए, ऐसा नहीं कि वेंटिलेटर पर बैठ करके 10 साल निकाल लिया, ऐसा नहीं। हम चाहते हैं कि सुनियाम शरदम, सुन सके, पश्येम शरद, हम उसको देख भी सकें, हम सुन भी सकें, हम बोल भी सकें, वो लाइफ मतलब अच्छी संपूर्ण जीवन मतलब होए, ये हमारा मतलब लक्ष्य होता है। तो ये तो आपको मैंने जनरल बताई। बाकी अब मैं आपको सबसे पहले जो आयुर्वेद का जो परिभाषा बता दी कि जिसमें साइंस के मतलब जिस तरह से हम अपने उम्र को लंबी कर सकते हो, उसका सारा ज्ञान मतलब विभिन्न तरीकों से, विभिन्न मेथड से होता है। तो आयुर्वेद का जो पहला उद्देश्य क्या है, पहला उद्देश्य भी आपको मैं थोड़ा संस्कृत में बोल के बताया, न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न अपनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणीनाम आरती नाशनम। इसका मतलब ये हुआ कि न तो मुझे कोई मतलब राज्य की इच्छा है, न तो हम काम्य राज्यम, न च स्वर्गम, न तो मुझे कोई ऐसी इच्छा है कि मुझे राज्य मिले, न मेरी कोई ऐसी इच्छा है कि मुझे मतलब बहुत बड़ा स्वर्ग मिल जाए, और न मुझे ऐसी इच्छा है कि मुझे मोक्ष मिले। फिर इच्छा क्या है? इच्छा ये है काम ये दुख तप्ताना, जो मेरी ये इच्छा है कि जो दुख से तप्त हैं, दुखी हैं, प्राणी है, ऐसे आतुर लोग जो दुख की तरह से वो है, उनके उस दुखों को मैं कैसे दूर कर सकूं, ये हमारी मतलब लक्ष्य है, ये हमारा सिद्धांत है आयुर्वेद का। तो ये हमारा लक्ष्य है। अब हम इसके बाद में हम मतलब जो आयुर्वेद की जो प्रसिद्ध थ्योरी है, मतलब बेसिक प्रिंसिपल आप थोड़े से मैं बता देता हूँ ताकि आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट है पंच महाभूत। पंच महाभूत आप सभी लोग इससे मतलब फेमिलियर हैं कि पंच महाभूत में हम 5 चीजें लेते हैं। वो है पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। अब इसमें आयुर्वेद को मतलब हम केवल शास्त्र नहीं कह सकते, ये साइंस भी है। तो यहाँ पर मतलब जैसे हम आमतौर पर बताए ना कि पृथ्वी है, तो पृथ्वी का मतलब हम समझ लेते हैं भाई ये अर्थ, या जैसे हम कहते हैं कि मिट्टी को हम पृथ्वी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आयुर्वेद के अंदर जो पंच महाभूत का जो कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर हमने पृथ्वी का मतलब बताया सॉलिडिटी, कि शरीर, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमने शरीर से जुड़ना है ना, तो शरीर के अंदर जितनी भी सॉलिडिटी है, जो दृढ़ता है, वो हम उसको हम पृथ्वी महाभूत के रूप में। दूसरा हम जल, पंच महाभूत एक शरीर बताया ना, शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, तो पंच महाभूत हमारे शरीर में किस रूप में, ये मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ कि जल का मतलब होता है लिक्विडिटी। तो शरीर के अंदर जो भी लिक्विडिटी है, तरलता है, हमारा खून बहता है, हमारे लिम्स बनते हैं, हमारे सिक्रेशन से होते हैं, हमारा यूरिन निकलता है, तो ये सब चीजें लिक्विडिटी है, इसको हम जल महाभूत के अंदर। फिर उसके बाद में आता है तेज, पृथ्वी जल तेज। तेज का मतलब होता है अग्नि। अग्नि का मतलब यहाँ पर शरीर के अंदर हमने आयुर्वेद में लिया है एनर्जी से, कि ये एनर्जी मतलब जो शरीर के अंदर होती है, जो भी शरीर के अंदर बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, हम मतलब जैसे रोटी खाते हैं, रोटी खा करके धीरे से मतलब उसका पाचन होता है, फिर उसके बाद में मतलब अंत में खून बन जाता है, मल बन जाता है, निकल जाता है। तो ये जो बायोकेमिकल चेंजेस बॉडी अपने आप ऑटोमेटिकली, ये कैसे होता है? जिस एनर्जी के थ्रू, इसको हम कहते हैं ये तेज महाभूत या अग्नि या एनर्जी वाले के द्वारा होता है। चौथा हमारा जो पंच महाभूतों में आता है, उसको कहते हैं वायु महाभूत। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। तो वायु का मतलब होता है वाइटलिटी। वायु का मतलब सिर्फ हवा नहीं है, शरीर के अंदर जितनी भी वाइटलिटी है, जहां पर भी स्पंदन है, धड़कन है, जैसे आपका दिल हर समय धड़कता रहता है, वो धड़कना क्या है? वो आपका मतलब वायु महाभूत का है। हाथ पैर चलते हैं, हमारे मूवमेंट करते हैं, मेरी आंखों की पलकें हिलती है, ये सब हमारे वायु महाभूत के अंदर है। उसके बाद में आता है हमारा 5वां महाभूत स्पेस, आकाश। तो आकाश का मतलब क्या है? आकाश मीन्स मॉडर्न से हम कहते हैं ना स्पेस है। स्पेस मीन्स खाली जगह। तो शरीर के अंदर जो भी खाली जगह है, जैसे आपके कानों के अंदर छिद्र है, आपके लंग्स के अंदर खाली कैपेसिटी है, आपके स्टोमक के अंदर है, इंटेस्टाइन्स में जो जो भी शरीर के अंदर खाली जगह है, वो सब हम मतलब इसको उसके अंतर्गत लेते हैं कि ये आकाश महाभूत के अवयव। अब इनको हमने पंच महाभूत से हम
त्रिदोष की थेरेपी पर आएंगे। ये त्रिदोष क्या है? ये त्रिदोष है, दीज आर दी बायोलॉजिकल एनर्जी। शरीर के अंदर 3 वाइटल ह्यूमर्स हैं, हमारे शरीर के प्रमुख अंग है, मतलब बायोलॉजिकल एनर्जी जिसके द्वारा हम सब तरह से हम अपना वो कर सकते हैं। तो ये 3 को हम कहते हैं वात, पित्त और कफ। अब व्हाट इज वात? वात को हम मतलब ये जो पंच महाभूत से 2 उसके अंदर मतलब 2 महाभूत ले लेते हैं। उसमें पहला आता है वायु और दूसरा है आकाश। तो वायु मतलब वाइटलिटी और स्पेस, तो जहां पर भी खाली जगह होगी वहां पर स्पेस होगी, वहां वायु महाभूत होगा। इससे हम इसका वात महाभूत बनेगा। दूसरा उसके बाद में जो हमने बताया था मैंने आपको कि तेज जो एनर्जी है, वो एनर्जी मतलब पित्त महाभूत के अंतर्गत आती है और वो हमारी बॉडी के अंदर पित्त का काम करेगी। तीसरा महाभूत मैंने बताया, दोष बताया था, उसको कहते हैं कफ। कफ का मतलब होता है कि पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत, मतलब देयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विडिटी एंड सॉलिडिटी। ये दोनों को मिला करके जो मतलब शरीर के अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कफ महाभूत कहते हैं। तो ये आपके मतलब जो वात, पित्त और कफ, ये 3 मतलब आपको पंच महाभूत से हम 5 से 3 पर आ गए। तो इनको 3 को अब हम आगे वो करेंगे एनालाइज कि इन 3 का ये बॉडी को मतलब कैसे वो करेंगे। तो इसके अंदर जो पहला जो रोल है हमारा, जो इसका कफ का ले लेते हैं इसे। तो कफ का बॉडी के अंदर जो एक शब्द में बताना चाहें तो दैट इज ए सिंथेसाइजर। जो बॉडी के अंदर जो सिंथेसिस की प्रॉब्लम वर्क होता है, जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर सिंथेसाइज, वो सिंथेसाइज कफ महाभूत करता है, कफ दोष करता है। ऐसे ही हमारे अंदर जो बॉय का एनालाइजर होता है, पित्त जो है एनालिसिस ही काम करता है। हमारे जितने भी केमिकल चेंजेस करते हैं, मतलब जो भी खाया, मतलब जैसे बताया ना, हमने रोटी खाया, रोटी का अंत में हमारा खून बन गया, शरीर के अंदर एनर्जी बन गई, तो वो काम जो बायोकेमिकल वर्क है वो पित्त करता है। और इसको मतलब हम कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर जो एनालिसिस वाला काम, एनालाइजिंग वाला काम, सिंथेसाइजिंग का काम तो कफ करता है और एनालाइजिंग का जो काम करता है वो पित्त करता है। अब इसके बाद में आता है हमारा वायु महाभूत। वायु महाभूत इज द मेन कॉन्सेंट्रेशन, ये सारा ऑल इन ऑल है, मतलब ये इसको कह सकते हैं आप, इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कह लो, तो इसको हम कहते हैं रेगुलेटर। रेगुलेटर मीन्स ये जो पित्त और कफ है, मतलब शरीर के अंदर कितना सृजन होना है और कितना विसर्जन होना है, इसका फैसला ये रेगुलेटर करेगा, ये वात महाभूत करेगा। उसके द्वारा हमें पता लगेगा कि वात के द्वारा हमने कैसे कफ और पित्त करना। बॉडी के अंदर जो रेगुलेटर का काम है वात ने करना है, और सिंथेसाइज जो कफ और पित्त वाला काम, जो ये कफ और पित्त का मतलब सिंथेसाइज और एनालाइज वाला काम है, वो ये करेगा। अब मतलब हम क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैं डिसीज का भी बता देता हूँ कि डिसीज के मामले में क्या है कि हमारा और मॉडर्न साइंस का थोड़ा सा मतलब वो है, मतलब जो डिफरेंस है वो मैं आपको लाइक करना चाहता हूँ कि हम जैसे मतलब बताते हैं ना कि डिस और ईज 2 शब्द है, मतलब जो इजीनेस जब चीज खत्म हो गई वो डिसीज हो गया। हम इससे नहीं, हमारा मतलब यहाँ से हमारा आयुर्वेद के अंदर क्या है कि हमने ये बताया कि सम दोष सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत्यादि। मतलब आपका शरीर ठीक है, आपका बीपी ठीक है, आपकी आंखें ठीक है, आपके हार्ट की बीट भी ठीक है, लेकिन आपका मन ठीक नहीं, आपका मन उदास है। हमारे पास ऐसे लोग आते हैं, हम उसको स्वस्थ नहीं मानते। इसलिए हमारे यहाँ मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये जो मानसिक जो मतलब शरीर को हम ये मानते हैं कि शरीर मन मतलब फिजिकल और मेंटल दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसलिए जब हम स्वास्थ्य की परिभाषा लेंगे तो उसके अंदर हमें ये भी जोड़ना पड़ेगा कि आपका मन भी ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य और भौतिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ठीक है, उसको ही करेंगे। केवल हम इतना नहीं कि हमने मतलब आपका देख लिया कि आपका HB देख ले, हेमोग्लोबिन आपका सही है, आपका बीपी आपका नॉर्मल है, आपकी हार्ट बीट आपकी नॉर्मल है, आपके ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल है, आपका कोलेस्ट्रॉल तो आप स्वस्थ, ऐसा नहीं है। दिस इज इससे आगे भी मतलब हमें सोचना पड़ेगा, और वो यही है कि मतलब हम उसमें ये करते, क्योंकि आजकल मतलब क्या है, हेल्थ इज नॉट मेनली एन इशू ऑफ डॉक्टर्स, it is an issue of hospitals, it is an issue of the social circumstances, it is an issue of social justice। ये आज हमें समाज में जरा जरा सी बातें होती है, हर चीज का हमें बताना पड़ता है कि किसका क्या हुआ, किस तरह से हुआ ना, तो इस हिसाब से हमें मतलब वो करना पड़ेगा। अब मतलब ये जो आपको मतलब वो त्रिदोषी थेरेपी जिसमें आपको ये बताई थी कि स्वास्थ्य की परिभाषा में आपको मैंने बता दिया कि जिसमें समदोष, देयर शुड बी इक्विलिब्रियम, बैलेंस ऑफ द वात पित्त और कफ। मतलब हमारे यहाँ बीमारी की क्या परिभाषा बताई है कि जब इम्बैलेंस ऑफ त्रिदोष,
वात पित्त कफ में से कोई भी कम ज्यादा एक संतुलित फॉर्म में रहना चाहिए। जब भी ये कम या ज्यादा होए तो ये हमारे पास मतलब ये वो कर देंगे, मतलब शरीर को रोगी बना देंगे, ये हमारा मतलब कॉन्सेप्ट है। तो इसमें आपको मैं थोड़ा सा और त्रिदोष थेरेपी का और क्लियर कर देता हूँ कि इसमें जैसे हमने आयुर्वेद के अंदर भी है, हम मतलब हमारा बहुत पुराना शास्त्र पौराणिक वो है, तो इसमें हम मतलब ये मानते हैं कि हमारी पौराणिक कथाएं भी बहुत है। तो पौराणिक कथाओं के हिसाब से हम माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है हमारा और उसका आयुर्वेद से कैसे संबंध है उसको भी हम मतलब जोड़ देते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे आपने सभी ने अब हम लोग सभी जान समझते हैं कि हम त्रिदेव मानते हैं। त्रिदेव मतलब ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो ये ब्रह्मा विष्णु और महेश की हम मतलब वंदना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। क्यों? वो इसलिए करते हैं कि ये त्रिदेव ही हमारे स्वास्थ्य के अंदर रख सकते। अब इसमें इनका रोल बताता हूँ मैं। रोल कैसा है कि जो ब्रह्मा जी है वो ब्रह्मा जी हमारे जो पौराणिक कथाओं के मुताबिक से जितने भी सृजन की प्रवृत्ति है, स्ट्रक्चर सिंथेसाइज वाला जो काम है वो हमारे ब्रह्मा जी करते हैं। तो ये हम मतलब इसके वात पित्त कफ में भी यही आएगा। तो हमें एक सिंथेसाइजर चाहिए, एक एनालाइजर चाहिए। तो सिंथेसाइजर और एनालाइजर दोनों हमें चाहिए। तो सिंथेसाइज का काम करेगा ब्रह्मा जी, सृजन का काम ब्रह्मा जी करेंगे और संहार का काम वो विष्णु जी करेंगे, शंकर जी करेंगे। संहार मतलब महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, तो महेश जी एनालाइज करते हैं कि मतलब कितने लोगों को कैसे रहना और कब उसका बैलेंस, क्योंकि पृथ्वी पे सभी को जिंदा भी नहीं रखा सकता। धीरे धीरे मतलब जो जो भी गलती करेगा, दिस इज साइंस, जो गलती करेगा उसको जाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से जो एनालाइज करते हैं किसको जीने का है, मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो हम मतलब कहते हैं कि वही सर्वाइव करेगा जो फिट होगा। तो जो अनफिट होता है उसको महेश या विष्णु भगवान शंकर जी आप उसको वो करते हैं, एनालाइज कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब इन दोनों के बीच कॉम्बिनेशन कौन बनाता है, इनको रेगुलेट कौन करता है, उसको हम कहते हैं विष्णु भगवान। कि विष्णु जी जो है वो रेगुलेटर का काम करते हैं और जो ब्रह्मा जी है वो सृजन का काम करते हैं और शंकर जी है वो संहार का काम करते हैं। तो ये इन बेस के ऊपर हमारी मतलब त्रिदोष की थेरेपी बनी हुई है, इसीलिए हम इन तीनों देवों को मानते हैं। अब मतलब जो आयुर्वेद के अंदर मैंने आपको जैसे बताया कि आयुर्वेद के अंदर आपको मतलब जो रेगुलेटर का काम वात करेगा और सिंथेसाइज का काम कफ करेगा और पित्त जो है वो एनालाइज का काम करेगा। ये तो मतलब हमारे आयुर्वेदिक थ्योरी के कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पे चूंकि आजकल जमाना बहुत मॉडर्न साइंस का, बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी चलती है, तो हम केवल इतना ही नहीं कह सकते कि लोग कई ऐसे भी हम नहीं मानते जी ब्रह्मा जी को, हम तो विष्णु जी को कुछ नहीं समझ, ऐसे भी लोग होते हैं। तो हम उसको थोड़ा सा मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू, आप लोगों ने सभी ने फिजिक्स पढ़ी है, फिजिक्स के अंदर हम मतलब जब एटम को डिवाइड करते हैं तो एटम को डिवाइड हमने करा तो क्या बना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इससे आगे फिर मतलब हमारे साइंटिस्ट मना कर गए कि अब इससे आगे डिवाइड नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो अब इसमें आप मतलब ये जो लास्ट एटम, एटम को हम आत्मा भी कह सकते हैं, तो वो थ्योरी जो है उसमें मतलब आप ये देख लीजिए कि जो प्रोटॉन है उसका क्या काम करता है, दिस इज ए पॉजिटिव एनर्जी, दिस इज सिंथेसाइजर का काम करता है। और इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, एनालाइज करता है, दिस इज नेगेटिव। पॉजिटिव एनर्जी प्रोटॉन, नेगेटिव एनर्जी न्यूट्रॉन हो गई, इलेक्ट्रॉन हो गई। और इन दोनों को बैलेंस बनाकर रखने वाला काम है वो न्यूट्रॉन करता है। तो ये हम मतलब मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी हम अपने मतलब ये स्त्रीदोष की थेरेपी को मतलब समझ सकते हैं कि ये ऐसे मतलब करता रहता है और उससे आप कर सकते हैं। अब इसमें मतलब आप थोड़ा सा आपको इनका ये बता दूं, क्योंकि जो वात पित्त कफ जो हमारा एक पूरा साइंस है, हम डिसीजेस को पढ़ते हैं और किस हिसाब से उसको हमने समझना है। मैं बड़ा ब्रीफ है, मैंने आपको इसके लिए वो किया है प्रिपेयर अपने आप को, कि अगर हम मतलब जो वात हमारा दोष है, मतलब दोष मीन्स, दोष मतलब नॉट ए क्रिमिनल्स या वो दोष मीन्स इसको हम कहते हैं दीज आर द पोटेंशियल फैक्टर्स व्हिच डिसाइड, दिस आर द पोटेंशियल फैक्टर व्हिच डिसाइड द एनर्जी, बायोलॉजिकल एनर्जी को किस रूप में हमने समझना। तो ये वात पित्त कफ इनके नाम है और जिनको हम संस्कृत के अंदर दोष है, दूषणात इति दोषा, मतलब जो शरीर के अंदर विकृति पैदा करे, एबनॉर्मलिटी या कोई भी पैथोलॉजी डिक्लेयर करे उसको हम मतलब ये कह सकते हैं। तो इसके अंदर मतलब जो आपको मैंने बताया था कि वायु महाभूत जो है वो स्पेस और जैसे आकाश महाभूत से और वायु और आकाश से बना हुआ है। तो वायु और आकाश के जो अंदर बना हुआ है तो इनकी जो गुण है क्या है, यदि वायु का गुण बताया था मैंने आपको वाइटलिटी, और आकाश का गुण बताया था स्पेस, ये दोनों मिलकर के शरीर से हम कैसे इसका संबंध जोड़ सकते हैं। तो इसके 3 फैक्टर्स मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ में बता देता हूँ कि जो शरीर के अंदर जितने भी मोटिव फैक्टर, मोशंस, मोबिलिटी,
मतलब हम लोग जैसे वो होते हैं ना कि अपना हाथ हिल रहा है, हमारे दिल की धड़कन बढ़ रही है, ठीक है ना। तो ऐसे जितने भी मोटिविटी की एक्शंस होती है वो सारा हमारा ये वात दोष करता है। मतलब अगर इसके अंदर, अगर आपकी मोटिविटी के अंदर, मोटिलिटी के अंदर कोई डिफेक्ट आता है तो उसको हम वात दोष से कनेक्ट करते हैं। दूसरा इसका है कि डायनामिक फैक्टर, हर समय जैसे अब हमारी दिल की धड़कन बढ़ती रहती है, हमारी आते पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब होती रहती है, हम पैर हमारे हिलाते रहते हैं, हम पैरों से चलते रहते हैं, हम हाथ हिलाते रहते हैं, हमारी आंखों की पुतलियां अगर वो चलती रहती है, तो ये चीज जो है ये एक डायनामिक फैक्टर है। अगर इसमें डिफेक्ट आया तो उसको भी हम वात दोष के अंदर मतलब ले लेंगे। तीसरा वात दोष का एक मतलब है दैट इज ए बायो इलेक्ट्रिसिटी। ये बायो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स आपके शरीर के अंदर जो हर समय एक रक्त का प्रवाह होता रहता है, खून का प्रवाह होता रहता है और आपको एनर्जी बनाए रखता है। इलेक्ट्रिक का काम होता है ना कि इलेक्ट्रिक आपको एनर्जी देगी, तो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी देगी मतलब वो आपका मतलब सर्कुलेशन, खून का सर्कुलेशन हर समय बना रहे, ये काम हमारा जो बायो इलेक्ट्रिक वाला जो एक्शन है वो वात दोष इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे अब हम मतलब कहते हैं ना कि अपना जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज जस्ट वन शॉट ऑफ द फेथ। वी कैन नॉट सी द इलेक्ट्रिसिटी बट वी कैन सी द इफेक्ट ऑफ इट। अगर आप मतलब कहते हैं ना, अब जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी आप देखते हैं, आप कहते हैं बिजली हमें तो दिखती नहीं है जी, कहाँ इलेक्ट्रिसिटी, कोई कह सकता है। तो लेकिन बिजली कहाँ है कैसे पता लगता है, एकदम आपका बल्ब जल उठा, लाइट आ गई, तो ये इलेक्ट्रिसिटी। तो यही इसके वात दोष का भी ऐसा ही है, क्योंकि वी कैन दीज आर दी सब्जेक्टिव फिनोमेना, इसको हम एकदम ऑब्जेक्टिव रूप में आपको नहीं दिखा सकते, तो इसके को फीलिंग करना पड़ती है। ऐसे ही दूसरा पित्त दोष है। पित्त दोष को मैंने बताया था कि इसका संबंध अग्नि से है। अग्नि मीन्स एनर्जी, मतलब शरीर के अंदर जितने भी बायोकेमिकल एक्शंस होती है वो हम सब पित्त दोष है। अब इसको हम कैसे समझेंगे कि देयर आर कंज्यूमिंग फैक्टर्स। आपने रोटी खा ली है, आपने फल खा लिए, आपने कोई और भी चीज ले लिए, तो उसको बॉडी आपकी कंज्यूम करेगी कि भाई ये एनर्जी आ गई है, आपके वहां से अन्न आएगा, आपके स्टोमक में जाएगा, स्टोमक से आगे ड्यूडेनम में जाएगा, ड्यूडेनम से और जेजुनम में जाएगा, इलियम में जाएगा, सारे इंटेस्टाइन जा करके लास्ट में मतलब अपना वो रेकम से निकल के निकल जाएगा। तो ये जो चीज है दिस कंज्यूमिंग फैक्टर, ये आपके मतलब बॉडी के अंदर क्या करेगा, बहुत सारे सिंथेसिस एक्शन करेगा और बहुत सी ऑक्सीडाइजिंग करेगा। इसमें क्या होता है कि जो चीजें मतलब बॉडी का सिंपल एक लाइन में अगर समझना ये है कि जो प्रोडक्ट है, जो भी आपने मतलब मटेरियल खाया है, उसके अंदर जो बॉडी के लिए हितकर है, जो लाभकारी है, वो मतलब बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी और जो नहीं है वो निकल देगी। दैट इज ऑक्सीडेशन। अब जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटी होती है हमारी, हमें गर्मी लगती है, हमें परेशानी होती है, हमारी दिल की धड़कन बढ़ गई, ये सारी एक्टिविटी जो है वो पित्त के अंतर्गत आती है। अब इसके बाद में आता है हमारा कफ दोष। कफ दोष के लिए हमने बताया था कि दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, कि ठोस और मतलब जो द्रव है उन दोनों को, मतलब इसमें हमने बताया था कि पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत, इन दोनों के मिलने से कफ महाभूत बनता है। अब इसका क्या काम होता है शरीर के अंदर, दिस इज सच टाइप ऑफ द बायोलॉजिकल फैक्टर जो आपको, जिससे ग्रोथ फैक्टर, शरीर के अंदर ग्रोथ होती है। एक छोटा बच्चा बनता है, बच्चे से धीरे धीरे बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है, एक छोटा सा पौधा आप लगाते हैं, बीज होता है, बीज फूटता है, अंकुरित होता है, बड़ा हो जाता है, वृक्ष हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ग्रोथ फैक्टर क्या है, ये हमारा कफ महाभूत कर कफ दोष करता है। मतलब देयर इज ए कंटिन्यूअस प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन ऑफ टिश्यूज होते हैं। अब एक के बाद एक दूसरा बढ़ गया, एक बन गया, फिर आगे ग्रोथ हो गई, फिर आगे बढ़ गई। तो मतलब जिसका वजन पैदा होती है बच्चे का, मान लो 5 पाउंड वजन, बाद में वही एक 10 पाउंड का हो जाता है, फिर बढ़ जाता है, धीरे धीरे ऐसी प्रोग्रेस होती है। तो ये जो कंटिन्यूअसली प्रोलिफरेशन ऑफ द ग्रोथ, इसको हम कहते हैं कि दीज आर द एनाबॉलिक एक्टिविटी। बॉडी के अंदर जो एनाबॉलिज्म का वाला काम है, दिस एनाबॉलिक फैक्टर इज मेंटेन्ड बाय दिस कफ दोष, ये हमारा मतलब वो है। अब इनको जो यहाँ पे थोड़ा सा ये भी समझ लेना पड़ेगा कि हम जो हेल्थ वाली जो बात बताते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है हेल्थ वाला, और किस तरह से उसको मतलब हम वो करेंगे कि हेल्थ के अंदर जो हमारा सिद्धांत एक हेल्दी मैन का, तो हमने मतलब आयुर्वेद के अंदर सिद्धांत बताया है कि हम जो आहार खाते हैं उसके 7 तरह के डिवीजन होते हैं। उसमें आहार से पहले रस धातु बनेगी, फिर रक्त धातु बनेगी, फिर मांस धातु बनेगी, फिर मेद धातु बनेगी, फिर अस्थि धातु बनेगी, फिर मज्जा धातु बनेगी, फिर शुक्र। अब ये क्या है, दीज आर दी एब्जॉर्प्शन
की जो स्टेजेस हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म में आपका जो एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म, तो वो उसके मतलब कैसे बॉडी से आपका रस धातु बनाएगा, फिर उससे रक्त बना, तो जैसे एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में मतलब दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी टिश्यू स्ट्रक्चर्स, जिनको हम मतलब धातु कह देते हैं। तो ये इनसे क्या होगा कि इफ देयर इज ए प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर सही ग्रोथ हो रही है, सब कुछ सही हो रहा है आपका, तो ये अंत में क्या बनाएंगे, आपका अंत को बनाएगा ओज। शरीर के अंदर जो ओज होता है, जोश होता है, उसको हम कहते हैं कि ये शरीर का आपका जो जितना भी आपने अन्न खाते हैं, जो पदार्थ खाते हैं, जो भी फूड मटेरियल जो भी खाते हैं, उनसे आपका जो बनता है वो अन्न आपका मतलब ओज धातु बनाएगा। अब ओज को हम क्या मॉडर्न साइंस में क्या कहेंगे, दैट इज ए इम्यूनोग्लोबिन। शरीर की जो इम्यूनिटी को मेंटेन करता है उसको हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन। सॉरी। तो इम्यूनोग्लोबिन जो है वो क्या करता है, इट मेक द स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। आजकल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बहुत हो रहे हैं, जैसे अभी मैडम इंदू जी ने बताया था कि जो सर्कोइडोसिस है, दिस इज आल्सो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ऐसे इम्यूनिटी के डिसऑर्डर से ही मतलब जो मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानता है कि अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आदमी मतलब तंदुरुस्त रहेगा, ठीक है ना, मतलब ही विल प्रोटेक्ट हिज हेल्थ। और अगर इम्यूनिटी वीक है तो वो उसमें डिसीज फॉर्मेशन के लिए मौका देगा। अब ऐसे ही जो मॉडर्न साइंस का कॉन्सेप्ट देख लीजिए आप। मॉडर्न में हम डाइट में क्या लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, फैट्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, विटामिन लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं। तो ये सारी चीजें क्या बनाती हैं, वही आपके जो प्रोटीन वाली डाइट है, उससे आपका ब्लड बनेगा, ब्लड से फिर ल्यूकोसाइट्स बनेंगे, आरबीसी बनेंगे, और ये सारे अल्टीमेटली क्या बनाएंगे, इम्यूनोग्लोबिन। और वो इम्यूनोग्लोबिन, इफ योर इम्यूनोग्लोबिन इज लो, आप वीक हो गए, आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई और आपका डिसीज फॉर्मेशन और आप अनहेल्दी हो गए। लेकिन वही अगर आपका इम्यूनोग्लोबिन सही बन गया तो आपकी इम्यूनिटी सही होगी और सारा मतलब उसके हिसाब से ये हो गया। तो हम मतलब इन चीजों से ये मतलब जो थोड़े थोड़े से आपको हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से मतलब बताना कोशिश की है कि किस तरह से हम मतलब अपने त्रिदोष के एक्शंस वगैरह को लेते हैं। तो अब मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें मतलब जो आयुर्वेद के अंदर जिस तरह से आप मतलब इस कॉन्सेप्ट के साथ में, क्योंकि आपके बहुत मन में जिज्ञासा भी होगी, बहुत सारे प्रश्न भी होंगे, तो उनको हम मतलब किस किस रूप में मतलब ले सकते हैं, उसके बारे में आपको थोड़ी सी मैं वो जानकारी मतलब बता देता हूँ कि जैसे हम मतलब कोई ऐसी खाने की चीज है, मतलब मटेरियल, व्हाट आर द फूड बेनिफिशियल फॉर बॉडी, जिसके बारे में हमारा अब जो आयुर्वेद विज्ञान कहता है। तो अब जैसे हम मतलब बताते हैं हार्ट, हार्ट डिजीज आजकल बहुत होती है, तो व्हाट इज द बेनिफिशियल फूड फॉर हार्ट। तो हार्ट के लिए आयुर्वेद वाले सबसे पहले हम बताते हैं आम को। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो आम को कहा जाता है ये फलों का राजा है। तब हमें पता नहीं था कि राजा क्यों कहते हैं इसको, मतलब वैसे शायद सुंदर होता हो इसलिए कहते होंगे। लेकिन दिस इट इज वेरी रिच इन पोटेशियम, इट इज वेरी रिच इन योर मैग्नीशियम, इट इज रिच इन कैल्शियम। ये इतना अच्छा पोटेशियम और मैग्नीशियम इसके अंदर होता है दैट गिव द एनर्जी टू योर कार्डियक मसल्स, आपके हार्ट को मजबूत कर देता है। और शरीर के अंदर दिल क्या है, दिस इज राजा। तो दिल को जो ताकत दे वो राजा हो गया, इसलिए हम आम को मतलब खाते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप और दूसरी चीजें लेना चाहें तो वो आप एप्पल भी ले सकते हैं। एप्पल भी मतलब जिससे इक्वली बेनिफिट मतलब उसके अंदर देता है। ऐसे ही हम मतलब जो आंखों के लिए जो वो मानते हैं, तो आंखों के लिए बहुत अच्छा मतलब जैसे आप पालक को सबसे अच्छा वो बता सकते हैं, आंवले को बहुत अच्छा बता सकते हैं। जो हमारे पर जर्मिनेटेड स्प्राउटेड सीरियल्स हैं उनको ले सकते हैं आप। पपीता ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, या मतलब अपना जो आंवला ले सकते हैं, पिस्ता खा सकते हैं। बाकी हम अगर जैसे मोटे शब्दों में पेशेंट को हम एक सीधी सी बात कह देते हैं कि जो भी पीले रंग के फल हैं वो सभी आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छे हैं, तो आप मतलब उसमें ले सकते हैं। इसी तरह से आप मतलब जैसे ब्रेन के लिए बात आती है कि हमें ब्रेन को स्ट्रांग करना है, तो ब्रेन के लिए हम लोग मतलब जैसे ड्राई फ्रूट्स में आप सबसे बढ़िया अखरोट ले सकते हैं। अगर आपने कभी देखा होगा कि अखरोट की जो स्ट्रक्चर है वो हमारे ब्रेन की तरह की, तो ये हमें प्रकृति बता रही है कि ये कहाँ बेनिफिट होगा। तो ये जो अखरोट है दिस इज वेरी गुड बेनिफिशियल फॉर योर ब्रेन। इसके अलावा आप क्या ले सकते हैं, आप अलसी ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, अगर हमारे जो राजमा वगैरह ले सकते हैं, चिया सीड ले सकते हैं, जो ओमेगा 3 वाली चीजें होती हैं, ये आपके इसको बहुत अच्छी होगी। स्किन के लिए हम लोग जैसे जनरली बताते हैं, ये सबसे बढ़िया हम इसको मानते हैं इसके स्किन के अंदर गाजर को। कि गाजर बहुत सारे आपके मतलब स्किन की डिसऑर्डर कर देती है। नींबू कर सकते हैं, टमाटर कर सकते हैं, पपीता कर सकते हैं। इसी तरह से और मतलब आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए आपको
दूध सबसे बढ़िया मतलब होता है, चने बहुत अच्छे होते हैं, लीफी वेजिटेबल्स अच्छी होती है, पनीर वगैरह होता है, ये आपकी बोन्स के लिए अच्छे होते हैं। लीवर के लिए हम मतलब सबसे बढ़िया पपीता को मानते हैं, क्योंकि इसकी शेप भी लीवर टाइप होती है। और अदर चीजों में आप इसमें ओनियन, ये प्याज मतलब ले सकते हैं, लहसुन वगैरह ले सकते हैं, और ये अपने जो संतरा वगैरह है, फल वगैरह हैं, या जितने भी मतलब जो फाइबर वाले जो वो सभी आप उसमें ले सकते हैं। किडनीज के लिए हम लोग मतलब इसको काजू को बड़ा अच्छा मानते हैं। आपने काजू की शेप और किडनी की शेप काफी सिमिलर होती है, तो ये मतलब अलग अलग उसके हिसाब से होता है। बाकी फिर भी अगर आप अवेलेबिलिटी दूसरे हिसाब से, एप्पल एंड पाइनएप्पल दोनों बोथ आर वेरी मच बेनिफिशियल फॉर दिस मतलब किडनी डिसऑर्डर्स। इसी तरह से आपको अपना खून बढ़ाना है, तो खून बढ़ाने के लिए खजूर को बहुत अच्छा मानते हैं, पालक को बहुत अच्छा मानते हैं, चुकंदर को बहुत अच्छा मानते हैं, गुड़ को बहुत अच्छा मानते हैं, चना को बहुत अच्छे मानते हैं, और जो भी जिनके अंदर भी विटामिन सी, आंवला वगैरह के अंदर होता है, इनको भी हम मतलब उसमें ले सकते हैं। तो ये चीजें मतलब उसकी होगी। इसके बाद में आपकी मसल्स आती है। मसल्स के लिए आपको सबसे बढ़िया मतलब आपके जितने भी बीन्स हैं वो सारे मतलब हो जाएंगे, या ओमेगा ओमेगा 3 वाले जो कंटेंट्स हैं वो सभी आप लेकर के अपनी मसल्स को ले सकते हैं। तो ये आपको मैं एक थोड़ी सी जनरल इंट्रोडक्टरी वो झलकी दी है कि इस तरह से आप मतलब वो कर सकते हैं। बाकी कुछ चीजें जैसे हम मतलब उसके ऊपर करते हैं कि डायग्नोसिस करने का तरीका, और वैसे तो हमारे बहुत सारी मेथड्स हैं करने की, वो अलग अलग, उसको कभी आपको और कर जैसे अगले टाइम में बता दूंगा उसके बारे में। लेकिन अब जनरल मतलब कि सिंपल चीजें बता देता हूँ, जो अभी आपको एक लेमन यानी आज को आपको इस लेक्चर का कोई बेनिफिट हो जाए, कि अगर आपके मुंह का टेस्ट मीठा है, स्वीट्स है, तो इसका मतलब ये है कि एक तो आपको पॉलिडिप्सिया है, मतलब आपको बहुत ज्यादा प्यास, थर्स्ट का इंडिकेशन करता है। अगर आपकी मतलब मुंह का टेस्ट डायबिटीज को भी इंडिकेट करता है, तो अगर मीठा है तो आप इन चीजों को आप देख लीजिए। दूसरा, अगर आपका टेस्ट बिटर है, कड़वा है, तीखा है, तो इसका मतलब है आपको कोई न कोई लीवर डिसऑर्डर है, आपके इसके अंदर गॉल ब्लैडर का कोई डिसऑर्डर हो सकता है, जीआरडी रिफ्लक्स वाला मतलब हो सकता है। इसके बाद भी अगर आपके मुंह का टेस्ट एसिडिक है, तो वो आपको मतलब इसके अंदर एसिडिटी वगैरह का इंडिकेट मतलब करता है। और न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर भी इसके मतलब एसिडिक टेस्ट के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके उसके अंदर मतलब मुंह के अंदर मेटेलिक टेस्ट है, जैसे कोई मेटल्स का वो होता है, तो ये आपको मतलब इंडिकेट करता है कि जैसे लोग कहते हैं ना पंजाबी में बकबका हो गया है, जिस तरह का मेटलिक वगैरह है, तो वो इसका मतलब है कि आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन मतलब आपके उसमें है, या कहीं आपके गम्स के अंदर कोई स्वेलिंग वगैरह है, या आपके कोई किडनी के अंदर कोई डिसऑर्डर्स है, तो या कोई आपने मतलब वो है मतलब पॉइजनिंग वाला भी मतलब अगर होता है, तो वो भी इसके अंदर हम ले लेते हैं। इसके बाद आता है हमारा जैसे नमक, साल्टी टेस्ट अगर है, तो साल्टी टेस्ट का मतलब ये है कि आपको कहीं न कहीं डिहाइड्रेशन है। आपकी बॉडी के अंदर सोडियम की कमी होगी, डिहाइड्रेशन वाला है, और या आपको जॉइंट पेन की भी तकलीफ होती है, तो आपके मुँह का टेस्ट होता है। तो ये हमारी एक छोटी-सी वो है, परिकल्पना है। बाकी आपको मैं कुछ वो बता देता हूँ, थोड़े से नुस्खे कह लो, जिससे कि द्वारा आप मतलब अपना वो कर सकते हैं, कुछ अपना बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद आपके जो भी अगर मन में जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे, मैं उनका भी सॉल्यूशन मतलब करने की कोशिश करूँगा। कि जैसे अगर आपको मतलब रूटीन में हम मतलब एक-एक चीज़ कहाँ से करते हैं, कि जैसे आपको वो हो रहा है, अम, ये समझ लीजिए जैसे आपको कब्ज़ी हो रही है बहुत ज़्यादा, कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट ना आमतौर पर, और खास करके इस सीनियर सिटीजन्स हैं या ओल्ड एज वाले लोगों को जनरली होता है। तो इसके लिए सिंपल एक तरीका है, मेरा अपना कई बार मैंने पेशेंट पे एक्सपीरियंस किया है, कि अगर आपकी नींद रात को 2 बजे के बाद खुलती है, आफ्टर 2 पीएम, बशर्ते वो आदमी जैसे मतलब आपके 10 साढ़े 10 बजे आप सो जाते हो, तो 2 बजे के बाद जब आपकी नींद खुलती है, उस समय आप 1 गिलास पानी पी के तो मोस्ट प्रोबेबली आपके मतलब कॉन्स्टिपेशन इससे दूर हो जाएगी। लेकिन अगर आपने दूध वगैरह ये दूसरा कुछ लेना हो, तो 1 अंजीर 1 कप दूध में डाल के 2-3 मुनक्के डाल लीजिए, और उसको सोते समय पी लीजिए। आपकी कब्ज़ मतलब इससे सिंपल किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से कवर हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि जैसे और लोगों को एकदम बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, लूज़ मोशन एकदम अचानक लग जाए, तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा-सा 1 चम्मच नींबू का रस ले लें, और 20 एमएल दूध ले लें थोड़ा-सा। तो उसे 1 कप ले लो, ज़्यादा ले लो,
उस 1 कप दूध के अंदर आप थोड़ा सा 1 नींबू निचोड़ करके तुरंत पी लीजिए। उससे आपका इमीडिएटली अगर जो लूज मोशंस वाला है तो वो कवर हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जैसे घर पे बैठे हैं और अचानक ही किसी को पेट दर्द शुरू हो गया, तो पेट दर्द के लिए आप मतलब जैसे 1 चम्मच अजवाइन सबके घर में होती है, काला नमक भी होता है, तो 1 चम्मच अजवाइन और उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच काला नमक मिला करके आप मतलब पेट दर्द के लिए गर्म पानी के साथ आप ले लीजिए, आपको पेट दर्द में काफी, तो ये इससे होगी। अब कभी कभी जैसे आपका बहुत ज्यादा बीपी हाई हो जाता है अचानक, अब मतलब रूटीन में आपका मेडिकेशन चल रहा है, सभी आजकल सारे एडवांस है, सब चल रहा है, लेकिन फिर भी कभी अचानक हो जाए तो आप उसमें थोड़ा सा अदरक चूस लीजिए, तो तुरंत आपको उससे वो होगा। लेकिन और दूसरी अगर आप खाना चाहें, अगर आपके घर में लहसुन है तो लहसुन की 1 कली और उसमें 1-2 मिनक्का मिला करके तो आप रोज खाते रहे, आपका बीपी भी आपका मेंटेन रहेगा। तो ये हो गया। बाकी कभी कभी आपको जैसे एकदम हिचकी शुरू हो जाती है, बैठे-बैठे हिचकी हो जाती है। जनरली ये खाने-पीने की इरेगुलरिटी या ज़्यादा खा लेने की वजह से या जल्दी-जल्दी खाने की वजह से हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी मतलब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अदरक के छोटे-छोटे टुकड़े थोड़ा-सा नमक डाल करके उनको मुँह में डाल के चूसें आप, तो आपकी उससे हिचकी वगैरह सारी कम हो जाएगी। बाकी कभी-कभी जैसे बहुत ज़्यादा एकदम बलगम आ रही है, तो आप थोड़ा-सा 1 चम्मच मुलट्ठी ले लीजिए और 1 आँवला उसमें पीस करके खाली पेट आप ले लिया करें, उससे आपका सारा हो जाएगा। कभी-कभी ऐसा होता है कि पेशेंट का एकदम बीपी लो हो जाता है, तो अगर आपके पास अंगूर हैं, अगर काले अंगूर हैं तो और अच्छा है, नहीं तो जो भी मिल जाए, वो अंगूर आप खा लीजिए। उससे आपको इमीडिएटली या खाते रहिए, ताकि आपका बीपी आपका मेंटेन रहे। कई बार मतलब और भी कारण होते हैं, लेकिन इंस्टेंट रिलीफ के लिए आपको तुरंत आप थोड़े अंगूर खा लीजिए। अगर आपके घर में आंवले का रस है, तो आप करीब उसमें ले लीजिए थोड़ा-सा 2 चम्मच आंवले का रस ले लीजिए, 2 चम्मच शहद मिला लीजिए और अगर उस समय गाजर वगैरह अवेलेबल है, तो वो उसका रस ही मिला सकते हैं। नहीं तो आंवले के रस के अंदर आप 2 चम्मच शहद मिला करके वो ले लीजिए, आपका बीपी भी इमीडिएटली कट जाएगा। बाकी दूसरा एक आम प्रॉब्लम्स है खास करके हमारी बहनों के लिए, जिनको सिर दर्द बड़ा होता है। सिर दर्द के लिए हम इमीडिएटली हम पेन किलर्स वगैरह ढूँढते हैं, तो मोस्ट ऑफ द पेन किलर्स आर नॉट बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ। बहुत सारे जितने भी आजकल सब डॉक्टर कहने भी लग गए हैं, कि भी कम से कम खाना चाहिए पेन किलर। तो उस समय हम क्या करें? दर्द तो हो ही रहा है ना, तो उस समय आप मतलब अगर आपके पास नींबू के पत्ते का रस मिल जाए, तो नाक में 2-3 बूंद डालें। अगर नींबू का पत्ता नहीं मिले तो फिर नींबू का रस ही आप 2-3 बूंद नाक में डाल लीजिए और 1 गिलास गर्म पानी। इससे आपको इमीडिएटली, अगर नींबू भी नहीं मिलता है, तो आपके घर में देसी घी तो होता ही होता है, तो थोड़ा-सा 2-3 बूंद नाक के अंदर, दोनों नाक के अंदर, दोनों छिद्रों में आप मतलब देसी घी डाल लीजिए, तो उससे भी आपका सारा सही हो जाएगा। ये जो घी डालने से मतलब जिसको हम कहते हैं ना हेमिक माइग्रेन वाला दर्द या आधा शीशी का दर्द कहते हैं, वो भी इस घी के 4-5 बूंदे नाक में डालें और रोज़ डालते रहें, तो आपका मतलब करीब-करीब इससे कवर हो जाएगा। क्योंकि ये क्या होता है कि जनरली ये अंदर ब्रेन के अंदर सेरेब्रल आर्टरीज के अंदर जो ड्राइनेस आ जाती है, उस ड्राइनेस की वजह से क्या होता है, वेसोकंस्ट्रिक्शन होता है। उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन का, खून का सर्कुलेशन रुक जाएगा। तो उस सर्कुलेशन को एकदम इमीडिएटली हमें मूवमेंट देना है। तो कई बार क्या होता है ना, पेशेंट को एकदम उल्टी आ गई, आमतौर पे जो हमारे पास पेशेंट आते हैं कहते हैं कि जी मुझे सिर दर्द उल्टी के बाद मतलब ठीक हो गया। वो रिफ्लेक्स एक्शन है, उसमें क्या हुआ कि उसका खून का सर्कुलेशन चल पड़ा, उससे उसको सारा वो हो जाए, तो इसकी वजह से आप कर सकते हैं। बाकी जिनको भी माइग्रेन का या सिर दर्द का होता रहता है, तो वो आप उसमें 2-4 बूंदे आप अपनी नाक में डाल लिया करें, उससे सारा कवर हो जाए। कभी-कभी हम लोग कई बार फंक्शन में बैठे होते हैं या कहीं ऐसे एन्जॉय कर रहे होते हैं, अचानक से कोई आदमी एकदम मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। दिस इज वेरी क्रिटिकल कंडीशन, इमरजेंसी। एक बार जैसे आदमी धड़ाम से गिर जाए तो सब लोग घबरा जाते हैं, दौड़ते हैं कि क्या करना चाहिए। तो उस समय मतलब अगर आप मतलब सिंपल से मतलब थोड़ा-सा लहसुन काट को थोड़ा-सा कूट करके, थोड़ा-सा लहसुन सुंघा दें उसको, उससे मतलब हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड मिल जाए वो भी सुंघा सकते हैं, लेकिन लहसुन से आपको तुरंत वो मिल जाएगा। और नहीं तो कपूर भी सुंघा सकते हैं, वो भी बहुत बड़ा है। और अगर ये भी नहीं कुछ कर सकते तो एकदम से उसका थोड़ा-सा नाक बंद कर दीजिए। नाक बंद करने से और ये जो ऑर्बिटल फोसा है, यहाँ पर दबाइए तेज। उसकी 1 मिनट में आँखें खुल जाएगी, वो मुरझा जाएगा, उसके बाद उसको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट आप दे दीजिए। बाकी अगर आपको अपना ब्रेन को और अच्छा एनर्जेटिक कराना है, तो 1 चम्मच सौंफ ले लीजिए, 10 बादाम ले लीजिए और उसके अंदर 1 चम्मच मिश्री मिला लीजिए। इसको रोज़ आप पीस करके पानी से मतलब ले लें। कभी-कभी घर के अंदर आजकल मधुमक्खियाँ भी बहुत होती है, मधुमक्खी काट लेती है, तो उस समय क्या करना, उस समय आप थोड़ा-सा अगर मिट्टी का तेल लगा लें,
तो बहुत जल्दी मतलब आपको कवर हो जाएगा। अगर मिट्टी का तेल नहीं मिलता है तो आप नींबू का रस भी लगा सकते हैं, उससे भी आपको फायदा हो सकता है। और बाकी और चीज जैसे आपको कई बार क्या होता है जैसे ओल्ड एज में हमारे मसूड़ों से खून आ जाता है, हम जब ब्रश करते हैं ना तो ब्रश करते समय कभी खून आया घबरा जाते हैं कि क्या होता है, तो उसमें ऐसी घबराने की बात नहीं है। जो स्वॉलन गम्स होते हैं उनमें थोड़ा बहुत कभी कभी निकल जाता है, वो खराब खून होता है, निकल जाता है, निकल जाने दीजिए, उससे आप ब्रश करके निकाल लीजिए। लेकिन उसके लिए आपको आगे ना निकले, उसके लिए आप थोड़ा सा 1 चम्मच नमक ले लें, 1 चम्मच हल्दी मिला लें और थोड़ी सी फिटकरी बना लें। इन तीनों को मिला करके उसका पाउडर बना करके उसको गम्स के ऊपर मसूड़ों के नीचे आप मालिश करिए, उससे आपके मसूड़ों से आने वाला खून बिल्कुल सेफ जाए। कई बार क्या होता है खास करके क्योंकि ज्यादातर हमारे पास सब रिटायर्ड लोग ही हैं, ओल्ड एज वाले हैं, तो दांत हिलते हैं, दांतों के हिलने की भी बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो उस समय सबसे थोड़ा सा आपको मतलब कि तिल्ली का तेल थोड़ा सा ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला करके ना उनके जो हिलते हुए दांत के ऊपर लगाइए। अगर वहां पे दर्द बहुत हो रहा हो तो थोड़ा सा उसके अंदर मतलब एक चावल के दाने के ऊपर थोड़ा सा हींग का टुकड़ा लेकर के उस जो कैविटी दिख रही है आपको उसके अंदर रख दीजिए। उससे भी आपका मतलब तुरंत इमीडिएटली दर्द भी कम हो जाएगा और ये भी दांत का हिलना है तो वो तेल और नमक और काला नमक और तिल के तेल से मतलब आपको उसको मिला करके जब लगाएंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। कभी कभी मतलब क्या होता है कि जैसे कई बार हमारे पास आते हैं लोग और कहते हैं कि जी साहब मेरे मुंह से है ना बड़ी फाउल स्मेल आती है, दुर्गंध आती है, ऑर्डर आती है, इस तरह की भी कंडीशन आती है। ये भी बड़ी कॉमन डिसऑर्डर्स हैं। तो इसके लिए हम मतलब सिंपल मतलब बताते हैं कि आप जनरली रोटी खाने के बाद सौंफ खा लिया, सौंफ से काम हो जाएगा। अगर और ज्यादा आती है तो एक लौंग भी खा लीजिए, लौंग को चूसना है और लौंग चूस लीजिए, वो ठीक है। बाकी आजकल हरा धनिया भी बहुत मिलता है, अगर आप थोड़ा सा हरा धनिया धो करके साफ करके थोड़ा सा हरा धनिया चबा लीजिए तो उससे भी आपको मतलब इमीडिएटली आपको कुछ दिनों में ही आपकी मुंह से आने वाली जो दुर्गंध है, ऑर्डर है, बेड ऑर्डर जिसको कहते हैं, वो सारा निकल जाएगा। कभी कभी क्या होता है इस उम्र के अंदर ओल्ड एज वाली स्थिति में लोगों के होठ बड़े फट जाते हैं। सर्दी के दिनों में आते हैं हमारे पास लोग कहते हैं कि होठ हम तरह तरह के कोई क्रीम लगा लेते हैं, कोई कुछ करते हैं, तो उससे हमारा सिंपल सा है कि थोड़ा सा देसी घी लीजिए, शुद्ध घी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक मिला दें, तो थोड़ा सा नमक मिला करके होठ के ऊपर थोड़ा सा रगड़ लें, सोते समय रगड़ें, 2-3 बार रगड़ें, बस आपको 2 दिन में सारा ठीक हो जाएगा। और बाकी एक बार मतलब आज पुरानी बात है, करीब 1982 में पंजाब के अंदर ना बहुत ज्यादा कंजंक्टिवाइटिस फैला था, पूरी तरह से वायरल कंजंक्टिवाइटिस, और बड़े लोग, आप पुराना तो शायद याद होगा, मैं उस समय अमृतसर में था उन दिनों में। तो उस समय मेरे पास जो हमारे दूसरे डॉक्टर्स के सारे आई ड्राफ्ट फेल हो गए, लोगों ने खूब स्टेरॉइड डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आंखों की सूजन कम नहीं हो रही, और वो आई फ्लू था बिल्कुल एक तरह का, इस तरह का था कि एक देखा दूसरे उसकी आंखों पे होगा, दूसरे ने देखा, मतलब घर में एक को हुई कि सारे परिवार हो जाता। तो उसकी लाली को खत्म करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, गाय का कच्चा दूध 2-4 बूंद मतलब डाल दीजिए। मैंने कई पेशेंट पे ट्राई किया और उसमें मतलब आई गेट मतलब बहुत ही अच्छे मतलब वो मिले हैं रिजल्ट। तो उससे आप मतलब ये ताजे दूध उसके अंदर आँख के अंदर डालते रहें, उससे आपका सारा सही हो जाएगा। कभी क्या होता है कि हम किचन में भी काम करना पड़ता है, कभी तवा जल जाता है, कभी कुछ ऐसा हो जाता है, तो उस जगह पर आप या तो इमीडिएटली आप ग्लिसरीन लगा लें, अगर ग्लिसरीन नहीं है तो देसी घी भी लगा सकते हैं, उससे भी आपका काम। एक मतलब हम जो अपनी ओल्ड एज वाली स्थिति में क्या होता है, हम लोगों को यात्राएं करना पड़ती है, हम कहीं तीर्थ यात्रा पे जाते हैं कहीं, और जगह जगह मतलब टूरिज्म का मतलब वो शौक भी होता है, और सोचते हैं कि भी चलो अब रिलैक्स लाइफ है इसमें हम ये कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि हमें उल्टी आ जाती है, हम जैसे ही बस में बैठते हैं तो मेरी उल्टी शुरू हो जाती है, इसलिए मैं ट्रेवलिंग नहीं करता। तो उसका सिंपल, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप घर से निकले उस दिन कम से कम खाना खाना है। दूसरा, आपने मतलब खाने से पहले एक लौंग चूस लें, और 2 एक लौंग आप अपने साथ जेब में रख लें, छोटी इलायची भी रख सकते हैं। बाकी 2 लौंग आप मतलब मुंह में रख के चूसते रहें। उससे एक लौंग से आपको कम से कम 2 घंटे तक उल्टी नहीं, 2 घंटे के बाद आप फिर चूस लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर और कोई जायफल चूस सकता है तो वो भी इसके लिए बहुत अच्छा मतलब बढ़िया तरीका है, उससे भी आपका काम हो सकता है। और कभी-कभी जैसे आजकल ये भी बड़ा चलता है, एकदम नशे का भी बहुत होता है। बहुत सारे कई बार हमारे आस-पास ऐसे आ जाते हैं लोग, अफ़ीम का नशा है बड़ा, वो एकदम अफ़ीम खा के बिल्कुल लेट गया बिस्तर पर से, बिस्तर पे क्या सड़क पे ही लेट जाते हैं।
तो उस कंडीशन में भी कभी हम क्या कर सकते हैं, तो हम उसमें ये रिकमेंड करते हैं उसको थोड़ी हींग सुंघा दी, जिसको भी एकदम नशा, जैसे अगर अफीम खाई हुई है तो उसको अफीम वाले को हींग सुंघा दीजिए, उससे मतलब आपका तुरंत मतलब वो कर लें, अफीम की मात्रा थोड़ी बहुत मतलब, और अगर वो है तो अगर वो उठने के बाद उसको थोड़ी सी हींग खिला भी दें, लेकिन पहले उसको थोड़ी हींग सुंघा दें, उससे आपका मतलब वो हो जाएगा। और कभी कभी आपको ऐसे भी आ जाता है घर के अंदर छोटे बच्चे होते हैं, वो भी आपको, आप सब दादा दादी वगैरह नाना नानी कोई भी है, कई आता है बच्चे का कान दर्द बड़ा हो रहा है, तड़फ रहा, बच्चा क्या करेगा, कान दर्द होगा ना, वो बार बार कान को हाथ लगाए, छोटा बच्चा वो, उसको और तो बोल नहीं पाता वो, ये कितना डिफाइन इट, तो वो कान को हाथ लगा, इसका मतलब कान दर्द होगी, तो उस समय क्या करें। तो इमरजेंसी में आप अगर वो छोटा बच्चा है बिल्कुल, अगर माँ का दूध मिल जाता है तो उसको 2 बूंद उसके कान में डाल दीजिए, उसका दर्द बंद हो जाएगा उस वक्त। अगर नहीं माँ का दूध मिल पाता है तो गाय का दूध 2 बूंद डाल दीजिए, उससे भी आपको मतलब आ जाएगा। एक चीज और, जैसे आपको मुंह की दुर्गंध का बताया, ऐसा कई लोग ऐसे आते हैं हमारे पास में, लेकिन हमें नाक से भी दुर्गंध आती है। तो जो नाक से जो दुर्गंध आती है ना, तो उसके लिए मतलब आप सिर्फ तुलसी के पत्ते मिल जाते हैं, हम 2-3 तुलसी के पत्ते को वो कर लीजिए, चटनी जैसा बना लीजिए, और उसका रस 2-3 बूंद नाक में डाल दीजिए। वो नाक में डालने से आपका मतलब 2-4 बार डालेंगे, नाक से आने वाली दुर्गंध आ जाती है, तो ये चीज वो हो गई। और दूसरी ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स में एक आते हैं हमारे पास, जैसा पेशाब कम आता है, जनरली लोग परेशान होते हैं कि क्या करें, तो बहुत सारे डायबिटिक होते हैं, डायबिटिक ज्यादा ले लेते हैं तो कमजोरी आ जाती है, पोटेशियम लॉस हो जाता है, हार्ट बीपी ज्यादा लो हो जाता है, ऐसी कंडीशन रहती है। आप उसमें क्या करिए कि 2-3 छोटी इलायची, हरी इलायची लेकर के वो चबा लीजिए बस। आपका मतलब उसमें और ऊपर से दूध पी लें या दूध में मिला करके इलायची का पाउडर ले लें, तो इससे मतलब आपको काफी तुरंत मतलब अपना वो हो जाएगा। तो ये चीजें आपको मैंने थोड़ी सी वो बताई है, जिनसे कि आप अपना आज के इस इसमें लेक्चर्स में आप बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी कुछ चीजें आपको मैं और थोड़ी सी बता देता हूँ कि जिसके द्वारा आपको मतलब एक आइडिया सा लग जाए कि आप मतलब कहाँ मतलब क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। तो जिनसे जैसे आप आपको ये होता है, सिर के बाल बड़े टूट रहे हैं, बहुत सारे यंग्स को भी टूटते हैं, ओल्ड एज में ज्यादा टूटते हैं, या ये मतलब मैं आपको वो बता रहा हूँ, दीज आर दी अवर डायग्नोस्टिक फीचर्स, जिसके बारे में हमें पता लग जाए। अगर आपके सिर के बाल बहुत टूटते हैं या बहुत जल्दी सफेद हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यू आर डूइंग मोर ब्रेन वर्क, आपका ब्रेन वर्क बहुत ज्यादा काम हो रहा है, और आपको कोई ना कोई मानसिक चिंता है, तो आप उसको थोड़ा सा अपना कंट्रोल करिए। कभी कभी आपके पास ऐसे भी कंडीशन आती है, यहाँ लगता है कि आईब्रोज के ऊपर सूजन इस साइड, तो वो सूजन जो है वो आपकी ब्रेन की वीकनेस को इंडिकेट, आप मतलब न्यूरोलॉजी वाले ब्रेन वाले डॉक्टर से आप कांटेक्ट कर लीजिए, तो उससे वो हो जाएगा। समटाइम्स मतलब वी सी दी स्वेलिंग ऑन द अपर लीड्स, आंखों की पलकों की मतलब उसमें मतलब ऊपरी पलक के ऊपर अगर सूजन आ जाती है, वो आंखें सूजी सूजी होती है, वो कंडीशन है, तो वो इंडिकेट करती है कि इनका लीवर कहीं खराब है, लीवर के अंदर सूजन आ जाएगी। ऐसे ही कभी निचली पलक पे भी सूजन आती है, समटाइम्स अपर लिड पर हुई तो लीवर का हो गया, नीची वाले पर हुई तो वो उसके किडनी की डिसऑर्डर, गुर्दे की कोई विकृति है उसकी वजह से हो सकता है। बाकी अगर आपकी आंखों के अंदर जो स्कैलरा वाला जो व्हाइट पार्ट हम जिसको कहते हैं, अगर उसके अंदर आपको पीलापन लगता है, तो इट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम द जाइंटिस, आपको जाइंटिस है या कोई सिरोसिस है, लिवर डिसऑर्डर्स है, तो वो आपको इंडिकेट होता है। कभी कभी आंखों के अंदर कलर्स एकदम देख के आपको पता लगा, जैसे कबूतरी रंग होता है, कबूतर टाइप, मतलब अगर ऐसा कोई मतलब मिल जाता है केस, तो इसका मतलब यह है कि ही हैज टेकन सम पॉइजन, या उसके ऊपर किसी न किसी जहर का कोई असर है, चाहे वो मेडिकेशन के रूप में हो, चाहे नशे के रूप में हो, या किसी भी रूप में, तो वो दैट इज सीरियस और उसको इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल लेना पड़ेगा। अच्छा, बाकी आंखों के नीचे गड्ढे बड़े हो रहे हैं बहुत ज्यादा लोग को बड़े, तो ये न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स है। और दूसरा एक्सेसिव यूज ऑफ द मोबाइल, लेटे लेटे मोबाइल करना, इसलिए मतलब ऐसी स्थिति होती है। और इसमें हम मतलब यहीं पे जो गड्ढों के साथ साथ में मतलब कालापन भी आ जाता है, ये भी मोबाइल के साइड इफेक्ट्स हैं। और बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती है, तो नींद नहीं आने का एक बहुत बड़ा कारण आज के जब मतलब रीजन्स में देखेंगे तो मोबाइल भी है। इससे मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि हर आदमी जो सोने से 1 घंटा पहले कम से कम मोबाइल रखे, और उठने के बाद 1 घंटे तक कम से कम मोबाइल ना,
अगर वो ऐसा नहीं देखता है तो ही विल बी फ्रेश इनफ, मतलब उसके बहुत सारे 50% मतलब, क्योंकि ये नींद वाली प्रॉब्लम बहुत आती है। मैं हर एक को मतलब मैं नहीं चाहता कि नींद की गोलियां खाए, नींद की दवाइयां खाए। अगर आप सिर्फ इतना कर 1 घंटा मोबाइल करना आपके वश में है, आप मतलब कर सकते हैं, तो उससे आपको सारा वो हो जाएगा। बाकी और जैसे कंडीशन होती है दांतों के अंदर के बाद दांत कमजोर लगते हैं, तो ये आपके बॉडी के अंदर किसी कैल्शियम की कमी वगैरह का इंडिकेशन करता है। या चेहरे पर कई बार काले काले दाग पड़ जाते हैं, तो वो भी आपको मतलब पेट की खराबी है, या आपको कब्जी वगैरह रहती है, तो इस तरह की मतलब या आप अपना उसको हार्मोनल सेक्रेशंस को दबाते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है। बाकी बहुत बार जो लेडीज केस में हमारे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं हमें नाभि के नीचे दर्द होता है, तो वो मतलब जरूरी नहीं कि हर बार वो किडनी है और किसी का हो, वो बहुत बार मतलब जो पीरियड्स की इरेगुलरिटीज की वजह से, मासिक धर्म जो है उनका इरेगुलर है, उसकी वजह से भी होता है। और कभी बहुत सारे ऐसे लोग मतलब आते हैं ओल्ड एज में नहीं, अब तो यंग में भी आने लगे। मुझे ये हर बार मैं जब मैं होके आता हूँ, शौच होके आता हूँ, लेटरिन होके आता हूँ, फिर इच्छा हो जाती है, या मेरी इच्छा बनी रहती है, जिसको हम पंजाबी में हाजत कह देते हैं, कि हाजत की हालत बनी रहती है, मतलब जैसे हैव डिजायर टू वीक है, मतलब हर समय मतलब वो नहीं, मतलब आएगी नहीं आएगी वो बात है, लेकिन वैसा तो ऐसी कंडीशन अगर है तो इसका मतलब ये है कि उसको अभी भी डिसेंट्री है, या कोई न कोई डिसेंट्रियल मतलब डिसऑर्डर है उसकी इंटेस्टिनल, उसकी वजह से है। बाकी और एक कॉमन चीज हम देखते हैं, अब नीचे पैरों पे आइए, तो पैरों के अंदर अगर सूजन आती है, इफ देयर इज एडिमा, तो मोस्टली दिस इज रिलेटेड विद द हार्ट। तो ये आपको मतलब उससे आपका वो हो जाएगा। तो बाकी ये है कि हम मतलब अपने हिसाब से जो देखते हैं कि ये हमारे डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं, और उसके हिसाब से वो करते हैं। बाकी इन सब के बीच में भी हमें मतलब अपना कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन बनाते रहना पड़ेगा, क्योंकि रियल प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन न्यू ऑब्जर्वेशंस व्हिच may turn into discoveries if they are made by an imaginative mind। तो हमें इस हिसाब से मतलब वो कर देते हैं, तो हमें हर चीज के उसमें वो करना है, क्योंकि ये कहते हैं ना कि गुड फिजिशियन ट्रीट्स द डिसीज, गुड फिजिशियन ट्रीट्स द डिसीज, बट ए ग्रेट फिजिशियन ट्रीट्स द पेशेंट हु हैज डिसीज। ये ये मतलब हमें इस कॉन्सेप्ट को रखना पड़ता है। बाकी हमारे आयुर्वेद के बहुत सारे सिद्धांत अच्छे हैं, और इनका मतलब एक सीधा ये है कि हम मतलब आपको ये कह सकते हैं कि वी कैन नॉट इंक्रीज द ईयर्स इन योर लाइफ, बट वी गिव द लाइफ टू योर ईयर्स। हम आपके उसको इतना मतलब दे सकते हैं। तो इसी हिसाब से मतलब अपने बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। बाकी इनके बारे में कई बार आप मतलब जैसे अभी मुझे मोबाइल पे आया हुआ था, क्वेश्चन था, पूछा गया था कि भाई हम मतलब होम्योपैथिक की दवाई क्या साथ खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, ये क्वेश्चन था। तो उसके बारे में बड़ा मतलब क्लियर है कि वैसे तो सभी मेडिसिन का रास्ता तो सभी नदियां जैसे सागर की तरफ जाती है, तो हर एक व्यक्ति का इलाज तो तंदुरुस्ती ही है, लेकिन फिर भी हमें मतलब थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। बाकी अगर इसको ह्यूमन फिजियोलॉजी के हिसाब से देखा जाए, तो आप जब भी कोई चीज खाते हैं, चाहे दवाई है, चाहे अन्न है या फल है, जो भी खाते हैं, वो 2 घंटे तक आपके स्टोमक में रहता है। तो वैसे तो जनरली ऐसी मतलब दीज मेडिसिन्स आर द सिस्टर मेडिसिन्स इन अ वेरी सेल्डम देयर इज चांसेस आपको डिसऑर्डर से एलर्जी। लेकिन फिर भी अगर आपको एकदम सेफ साइड में रहना है, तो जो कोई भी चीज का इस तरह की दवाई का 2 घंटे बाद खाइए, ताकि वो 2 घंटे बाद वो स्टोमक से आगे निकल जाए, फिर आपको मतलब उसमें हो जाएगा। बाकी ये जो है कि अपना हमारे जो शास्त्र कहते हैं, अतो मत्सरम उत्सृज्य मध्यस्थम अवलंबिता अति मत्सरम उत्सृज्यम। इसका मतलब ये है कि कहीं पर भी अति नहीं होनी चाहिए, मतलब बिन्स ये आप समझ लीजिए कि अवॉइड प्रिजुडिसेस एंड अडॉप्ट इंटीग्रेशन। कई बार मतलब हमें अपना ऐसा करना पड़ता है कि भाई चलो हम तो बिल्कुल हम वही देंगे, ऐसा भी नहीं। बहुत सारे हमें वी टेक द डिसीजन विद द सर्कमस्टेंसेस। कई बार कैसी होती है कि हमें एलोपैथिक दवाई भी लेनी पड़ सकती है कभी, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं है इसके, ना एलोपैथिक है, ना होम्योपैथिक है, ना आयुर्वेदिक, सब सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो इसलिए हमें क्या है कि चूज द बेस्ट है, सार सार को गही रहिए, सोता दे उड़ा, जो जिसमें हमें जिस चीज से भी फायदा होता है वो चीज हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यही मैं अपना मतलब जो संक्षिप्त में मतलब आपको मैं बताना चाहता था हूँ। बाकी इसके साथ ही मैं आज मतलब जिन लोगों ने मुझे मतलब वो दिया है बहुत तो
साधन दिया है या मुझे अवसर प्रदान किया है। मैं मानता हूँ कि ये लोग बहुत सारे, आप जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जैसा कि मुझे मैडम जी ने बताया भी था, तो कोई मुझसे ज्ञान में बड़ा है, कोई मुझसे संस्कार में बड़ा है, कोई मुझसे धन में बड़ा है, कोई बल में बड़ा है, कोई सेवा कार्यों में बड़ा है, कोई सज्जनता में श्रेष्ठ है। मतलब हर व्यक्ति, मैं ये मानता हूँ किसी न किसी रूप में मुझसे श्रेष्ठ जरूर है, क्योंकि इतना अच्छा आपका श्रेष्ठ रूप है। तो इन सभी श्रेष्ठ व्यक्तियों को, ये उसके सौजन्य को मैं अपने हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ। और ये आशा करता हूँ कि हमें मतलब जितना भी मैंने आपको ये बताया है उसका आप जरूर लेंगे, क्योंकि आंखें भी खोलनी पड़ती है जागने के लिए, ठीक है ना। आंखें भी खोलनी पड़ती है उजाले के लिए, केवल सूरज के निकलने से ही अंधेरा नहीं जाता। मतलब आपको केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको उसका वो भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस में भी आपको लाना पड़ेगा। और बाकी ये ठीक है कि अब ये एक दरिया बन करके किसी को डुबाना तो बहुत आसान है, लेकिन जरिया बन करके किसी को बचाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो मैं आप उन सभी का, आशुतोष जी का, मैडम इंदु जोगरा जी, जिन्होंने मुझे कंटिन्यूअसली इंस्पिरेशन दी, प्रेरणा दी, और उनकी वजह से ही मैं मतलब तैयार हुआ बोलने के लिए। तो बहुत बहुत आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। बाकी आपके मन में जो भी कोई क्वेश्चन है, जो भी आप पूछना चाहें, वो उनका मैं स्वागत करता हूँ, आप पूछ सकते हैं। बहुत आशुतोष जी। धन्यवाद सर। ठीक है सर। सॉरी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल आपने गागर में सागर भर दिया 1 घंटे के अंदर। इनफैक्ट बहुत सारी चीजें आपने बताई। और अब मैं ऑडियंस को रिक्वेस्ट करूंगा, जितने यहाँ पे उपस्थित लोग हैं, अगर आपको कुछ क्वेश्चन कमेंट कुछ करना हो तो कृपया अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। सॉरी इंदु मैम, आप कुछ बोल रही थी। नहीं, मैं आप ही को बुला रही थी सर। ओके, डॉक्टर झा ने अपना हाथ उठाया, तो डॉक्टर झा, ऑल योर्स सर, कैन अनम्यूट योरसेल्फ। मैं डॉक्टर शर्मा का पहले तो धन्यवाद कर दूं। बहुत थोड़े समय में संक्षेप में उन्होंने आयुर्वेद के अलग अलग आयामों पर चर्चा की, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए डे टू डे लाइफ में जो काम आ सकते हैं। मैं चूंकि एक डिफरेंट ये साइंस है, मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथी, उसका विद्यार्थी हूँ, तो कई बार कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। और मेरे मन में पारंपरिक रूप से आयुर्वेद की चर्चा बचपन से सुनी है। कुछ दिनों तक एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में जुड़ा भी रहा हूँ उन विद्यार्थियों और वहाँ के शिक्षकों के अनुरोध पर कि मॉडर्न मेडिसिन के संबंध में कुछ बच्चों को बताऊं। मेरी जिज्ञासा और मेरे कुछ सवाल हैं जो बेसिक सवाल हैं कि अक्सर आयुर्वेद के बारे में, जैसे डॉक्टर शर्मा ने बताया कि आयु का विज्ञान है, कहा जाता है कि वेद का एक उपांग है, उपवेद है, इस तरह से व्याख्या। और कुछ पीछे हम लोग पौराणिक कथाओं में जाते हैं तो कहते हैं कि धन्वंतरी समुद्र मंथन के समय में एक हाथ में वेद लेके प्रकट हुए थे। उसके बाद बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन अगर वैदिक युग से जोड़ें कि वेद का एक उपवेद या उपांग है, तो 1500 से 2500 साल पहले की परंपरा होगी। और हम लोगों ने भी, मॉडर्न मेडिसिन के छात्रों ने भी सुश्रुत, चरक, इनकी चर्चा सुनी है, चरक संहिता के बारे में देखा है, जो हम लोग को हिपोक्रेटिक ओथ लेना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के समय में, उससे कितना मिलता जुलता हम लोग का है जो अपना आयुर्वेद में एक चिकित्सक को क्या शपथ लेनी चाहिए, बहुत से साम्य है। मेरे मन में जो सवाल ये है कि जो पास्ट ग्लोरी, जो हम अपने बीते हुए समय को महान और उपलब्धियों से भरा मानकर उस पर गर्व करते हैं, उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में पिछले 1,500-2,500 वर्षों में क्या डेवलपमेंट्स हुए,
और मेरे मन में कहीं शंका नहीं है कि जो साइंस की डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन है, फॉर एग्जांपल एक्सरे या ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए स्पिगोमैनोमीटर या आज के दिन सीटी स्कैन, एमआरआई, वो किसी एक विधा की नहीं है, ये विज्ञान की उपलब्धियां हैं जो सामान्य रूप से मॉडर्न मेडिसिन के छात्रों के लिए भी उपलब्ध है, आयुर्वेद के लिए भी, होम्योपैथी के लिए भी है, नेचुरोपैथ जो यूज करना चाहे। आयुर्वेद में क्योंकि जो थोड़ी बहुत समझ मेरी है कि ये ऑब्जर्वेशन जो सुश्रुत का है या चरक का है, ये महान हमारे यहाँ के वैद्य और सर्जन उस समय, आदि सर्जन भी हम लोग कहते हैं कई बार, और एक जो डॉक्यूमेंटेड है वो है कि वो उसके जो हम लोग इसको प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत में विशेष करके नाक जो काट दिया जाता था पनिशमेंट के रूप में या किसी को अपमानित करने के लिए, तो उसका कैसे रिकंस्ट्रक्शन होता है ये वर्णन पढ़ा है। लेकिन वो ऑब्जर्वेशन के ज्यादातर जो है वो स्टैटिस्टिकल है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। उसके बाद और उस समय की परिस्थितियों में उस समय उपलब्ध जो हमारे पास जड़ी बूटियां थी या जो भी आज का केमिकल उस समय कितना था, कैसे मेजर करते थे, ये मेरी शंका बनी रहती है कि किसी बीमारी को हम डायग्नोस आज के तरीके से करते हैं, उस समय डायग्नोसिस के क्या आधार थे, अगर ट्रीटमेंट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफिक डिजीजेस हो तो उसमें क्या डोज होंगे, इसके लिए थोड़ा सा अगर प्रकाश डाल सकें डॉक्टर शर्मा की जो कहानी है इतने वर्षों की, उसमें हम लोगों ने क्या वास्तव में मॉडर्न साइंस का सहारा लेके उसको रिफाइनमेंट की कोशिश की, या हम सिर्फ पास ग्लोरीज पे कि हम मान के चलते हैं कि जो कुछ है वो यही है और कहीं नहीं है, इसमें कहीं अहंकार का भाव आता है। तो ये एक मेरा एक सवाल है और ये जिज्ञासा है, इसमें कोई कहीं किसी साइंस पे आक्षेप नहीं है, मेरी अपनी कुछ पीड़ाएं भी इसमें शामिल हैं कि क्या हमारे यहाँ अगर ये इतना हम लोग सब बीमारियों का इलाज कर सकते थे जैसा बहुत से लोग क्लेम करते हैं आजकल ऑडियो विजुअल मीडिया में, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में, तो उसको हम लोगों ने क्या बृहत्तर पूरी मानवता को उपलब्ध कराने के लिए क्या कोई प्रयास किया, या उसमें और परिमार्जन के लिए वैज्ञानिक तरीकों से कुछ शोध किए, या आज भी हम उसी एंशिएंट टेक्स्ट के आधार पे ही अपना सारा निर्णय लेते हैं? ये एक सवाल मेरे मन में उठा, मैं पूरे आदर के साथ शर्मा जी से ये सवाल। बहुत धन्यवाद सर जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और ये बड़ा ज्वलंत वो है समस्या जो आपने बताई है, क्योंकि हम केवल भविष्य की या अतीत की ग्लोरी को लेकर के ही हम ये नहीं कह सकते कि हम भी महान थे। हमें यू हैव टू प्रूव योर मेटल टुडे आल्सो, आज भी आपको मतलब वो सिद्ध करना पड़ेगा। और इस मामले हमारे जो आचार्य ने एक मतलब कहा है कि अतो मत्सरम उत्सृज्य मध्यस्थताम अवलंबिता, इसका एक संस्कृत उसमें आचार्य वाग्भट का है, अष्टांग हृदय में आता है। तो उन्होंने ये कहा है कि कहीं पर भी मतलब आपको ऐसा वो नहीं होना चाहिए कि हम अड़ गए, नहीं ये हमारा ही सिद्धांत है, ये हम ऐसे ही करेंगे, ऐसा नहीं। हमें मतलब परिवर्तन की तरफ होना चाहिए, क्योंकि हमारे आचार्यों ने ये भी मतलब उसमें जो श्लोक के अंदर उन्होंने बताया है कि ये जो हमने आज ही मेरे पास इस टॉपिक के ऊपर आपको प्रसंग आ गया तो बता रहा हूँ कि बॉम्बे से ही किसी एक बहुत रिनाउंड फिजिशियन का ही क्वेश्चन आया था कि हम मतलब क्या करें, मतलब ये कई बार जो किताबों में बुक्स में जो दवाइयां बताई हुई है और उनसे असर नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए। तो वैसे तो बहुत लर्नेड है वो, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि हमारे शास्त्र में ऐसा बताया है कि ये एक मतलब सिम्टोमेटिक तौर पर या आपको एक संख्या के तौर पर, स्टैटिकल तौर पर आपको हमने बता दी कि भाई ये 50 दवाइयां हैं, लेकिन ये जो बताई है ये सिर्फ अल्प बुद्धि वालों के लिए है जिनको और कुछ नहीं करना है। लेकिन जो विद्वान है, जो कुशल है, जो इंटेलिजेंट है, वो इस आधार पर, दिस इज द बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड के ऊपर उन्होंने जैसे द्रव्य का वो बताया कि इसका किस तरह से रस है, रक्त है, उसका वीर्य है, उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन किस तरह की है, उसकी थेरेपेटिक एक्शन किस तरह की है, उसकी डोजेस किस तरह होनी चाहिए, इनके बारे में इन्हीं जिस तरह हमने एक चीज का बताया उस आधार पर और चीजों का भी वो अपने अपने नए बनाते रहे। अब बहुत सारी चीजें परिवर्तन आज से 2500 साल और आज की स्थितियों में बहुत सारा बदलाव आ गया है।
तो अब हम केवल उसी हिसाब से वो नहीं कर सकते। अब तो अब मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ कि हमें मतलब लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मैं वो चूरन नहीं खाना, मैंने ये काढ़ा नहीं पीना, ये कड़वी दवाई नहीं पीनी चाहिए, ऐसे मतलब लोग हम क्वेश्चंस होते हैं और दे आर नॉट एक्सेप्टेड, कहते हैं हमें नहीं। अब लेकिन उसके बाद में सर बहुत सारा प्रोग्रेस भी हो गई है। हमारा जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च मेडिसिन जो दिल्ली में है श्री आर्य वाले, वो काफी इस मामले में कर रहे हैं और सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने भी कई नई मतलब वो बनाई है और उसके हिसाब से हम लोगों ने दवाइयों को अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट एक्सट्रैक्ट निकालना शुरू कर दिए हैं। उनके एक्सट्रैक्ट होते हैं, दवाइयों के गार्डन होते हैं, गार्डन में उनके एक्सट्रैक्ट निकलते हैं, उनकी टैबलेट्स बनती है, कैप्सूल्स बनने लग गए हैं, सिरप फार्म में बनने लगे कि इजीली पेरेटेबल सभी को मतलब हो जाए। तो इस तरह की मतलब प्रोग्रेस हुई है। लेकिन अभी ये भी फिर भी अभी बहुत कुछ, आपका जो प्रश्न बड़ा गहराई लिए हुए है कि अभी भी हमें मतलब बहुत लंबा सफर तय करना है क्योंकि रियल प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन न्यू ऑब्जर्वेशंस which may turn into discoveries if they are made by an imaging tool। तो हमें मतलब बहुत कुछ करने की जरूरत है और वो ठीक है कि पुराना हमारा बेस था, उसको हम अतीत को हमेशा उसी बेस पर नहीं रह सकते, हमने ऐसा कर दिया था, हमारे दादाजी ने ऐसा कर दिया था तो हम भी कैसा नहीं। अब वो दवाइयाँ बहुत सारी मिलती नहीं, बहुत सारी दवाइयाँ असर भी नहीं करती, लोगों की फिजियोलॉजी चेंज हो गई है। अभी मतलब वो है कि आने वाले मतलब समय में मतलब ऐसा तक लोग जो कर रहे हैं, साइंटिस्ट में भी एक दिन देख रहा था कि लोगों की गर्दन जो सर्वाइकल है ना थोड़ी सी टेढ़ी हुआ करेगी या उनकी उंगलियां ऐसी हुआ करेगी। क्यों होगी? क्योंकि अब हर समय तो मोबाइल पकड़े रहते हैं, स्कूटर चलाते हुए मोबाइल को कान में लगाए तो हर समय अगर 2 घंटे रहेगी कंटिन्यूस रहेगी तो उनकी सर्वाइकल बोन से धीरे धीरे ट्रेन होगी। हमारी कमर ऐसी झुकी हुई है कि हर समय मतलब हम उसके ऊपर कंप्यूटर पे रहते हैं, तो ये ऐसी तक कल्पना हो रही है। तो इन सब परिस्थितियों से हम अपने आप को फिट रखने के लिए हमने, इसीलिए हमारे पास जो सिद्धांत हमारे बिल्कुल बताया है कि हमें मतलब सम दोष समाग्नि, हमारा जो वातपित्त कफ का जो कॉन्सेप्ट है उसको किस हिसाब से बैलेंस करना है और उसके लिए वट एवर द प्रोसीजर्स, मतलब हम इसको भी नहीं हमारे तो मतलब शास्त्रों ने एक वो ये भी शब्द कहा है कि मतलब ऐसा भी नहीं कि हम मतलब कोई ऐसी जो मॉडर्न मेडिसिन की दवाई है या कोई ऐसी चीज को हम नहीं ले सकते, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि एक शब्द हमारे आचार्य ने ये बताया है, सर्वे द्रव्यम पंच भौतिकम अस्मिन्नर्थे, कि जब चिकित्सा करनी है तो वो मतलब उन्होंने कहा कि सभी द्रव्य पंचभौतिक है, मतलब पंचभौतिक के अंदर मतलब जो सभी हमने पंच महाभूत का बताया था, तो किसी भी तरह की हम मेडिसिन ले सकते हैं बट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ आयुर्वेद कि हम उसको वातपत्ति कफ की थ्योरी के ऊपर जो हमारी बायोलॉजी की नॉलेज है, जो हमारे कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर कि वो कहाँ फिट होती है उसको ले सकते हैं। अभी आपको जैसे एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल बताऊं कि जिनको बलवा के नाम से आपने मतलब आजकल आ रहा है, एक प्रोडक्ट आ रहा है, तो ये जो मेडिसिन है इसको है हर्बल है, हर्बल का एक्सट्रैक्ट बनाया उन्होंने। अभी कहाँ से आई हो, कैसा कॉन्सेप्ट, उन्होंने कैसे रिसर्च किया? दिस इज बेसिकली दिस प्लांट इन जापान। तो जापान वालों ने क्या किया कि वहां पर जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो बम्बार्डिंग हुई थी तो उसमें सारा शहर पूरा नष्ट हो गया, लेकिन एक प्लांट बच गया था। वो प्लांट जो था, तो उन्होंने जापान के साइंटिस्ट को कहा कि जब सारा कुछ नष्ट हो गया, सारा भस्मीभूत हो गया, ये प्लांट कैसे बचा? तो उन्होंने मतलब ये देखा कि ये जो चीज है, हमारे शरीर का सबसे सशक्त अंग अगर कोई है, पावरफुल अंग है, दैट इज अवर हेड। ब्रेन कितना कोमल है और हड्डियां हमारी कितनी मजबूत, सबसे ज्यादा स्कल के ऊपर है और इसके ऊपर, तो उन्होंने इसके ऊपर ब्रेन डिसऑर्डर के ऊपर ट्राई की। मेरे पास आया था, उनके रिप्रेजेंटेटिव और रिसर्चर्स आए थे, बातचीत की थी उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि दिस इज वेरी मच बेनिफिशियल और जो डिजीनेस है, सेंसिटिविटी बढ़ रही है, कानों के अंदर वो आ रहा है और ब्रेन के कुछ और डिसऑर्डर्स मतलब जस्ट टू इंक्रीज दी मेमोरी और जो डिप्रेशन या इस तरह की जो कंडीशन है मतलब मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए उन्होंने ट्राई किया। तो ऐसे ये हम मतलब उसको आयुर्वेद में हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, मतलब कि ले सकते हैं। तो इसलिए अभी हमें बहुत कुछ आगे लंबा सफर तय करना है, बहुत कुछ सोचना है और केवल यही कि पुराना ऐसा था ऐसा नहीं, नई चीजें जो एडवांस हो रही है, मतलब वी हैव टू एक्सेप्ट दी एडवांस टेक्नोलॉजी जो है उसको लेके तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा तो मतलब लक्ष्य तो हमारा यही सभी का है ना कि प्राणों की रक्षा हो, मतलब मंजिल एक है, रास्ते अलग अलग है। तो अब हमारा पहला लक्ष्य तो रोगी के प्राणों की रक्षा करना है। कैसे हो ये आपका, कई बार होता है आपको किसी मंजिल सफर पे जाना है, कोई स्कूटर से जाएगा, कोई साइकिल से जाएगा, कोई पैदल से जाएगा, कोई हवाई जहाज से जाएगा, कोई कार से जाएगा। तो दीज आर द वेज, ये इतनी पेचियां हैं, सभी सभी का अल्टीमेट गोल तो यही है। तो इस हिसाब से आपके बहुत अच्छा सजेशन है आपका और हम लोग मतलब इसी दया से कर रहे हैं, गवर्नमेंट इस हिसाब से कर रही है। तो वी होप कि हम मतलब एक अच्छा लक्ष्य प्राप्त कर लें।
एक छोटी सी टिप्पणी मैं कर सकता हूँ इस बारे में। जरूर जरूर जरूर, वेलकम सर। ये जो नहीं, आप ये जो एक धारणा जो बनी हुई है समाज में, कन्फ्लिक्ट वाली बात पे मैं फिर आता हूँ। कई जगह हम लोग के रास्ते मिलते हैं। उदाहरण के लिए मैं जब मेडिकल का छात्र था मेडिकल कॉलेज में, उस समय एक हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप के लिए एक बड़ी पॉपुलर दवा हुआ करती थी। मेरे प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, लेट प्रोफेसर, वो लिखा करते थे। एडल्फेन नाम की दवा थी, एडल्फेन एसिड्रेक्स के नाम। तो बाद में जब थोड़ा सा उसको फाइनल ईयर में आते आते पता चला कि उसका सोर्स वो एक जो जिसे आप सर्पगंधा कहते हैं, और उसका नाम जो है बायोलॉजिकल नेम अगर कहें तो राउल्फिया सर्पेंटिना, उसके एक्सट्रैक्ट से। तो ये शुरुआत के दौर में ये दवा हाइपरटेंशन के लिए। अब इसको आयुर्वेद का माना जाए या मॉडर्न मेडिसिन का है। और एक अपने बचपन की, मेरी परवरिश पढ़ाई लिखाई कलकत्ते में महानगरी में हुई है। छुट्टियों में गांव जाया करता था, तो कई बार इधर उधर खाने पीने में, और आम के सीजन में खास करके आम जामुन ये सब खा के, और कुछ किसी कारण से पेट में दर्द हो, तो मेरी दादी, जो हम लोग के यहाँ बारी बोलते हैं, घर के पास जो जमीन जिसमें आजकल किचन गार्डन कह सकते हैं, वहां से एक कुछ पत्तियां तोड़ के ले आती थी, और वो सील लोढ़ा वाला जमाना था, उस पे मिश्री के डाल के पीस के घोल बना के पिला देती थी। बाद में ज्ञान हुआ मेरा कि ये अजवाइन का पत्ता था, या पत्थर चूर उसको हम लोग के यहाँ बोलते हैं। और उसमें जो केमिकल इंग्रेडिएंट है वो बेनाडोना अल्कलॉइड, जो मॉडर्न मेडिसिन में बेनाडोना, जो पेट के दर्द के लिए एंटी स्पैज्मोडिक है। तो है उसको, ये जानकारी पारंपरिक थी कि इस पत्ते से पीस के देने से पेट दर्द कम होता है, लेकिन ये जानकारी नहीं थी कि उसका केमिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है जिसकी वजह से पेट दर्द कम होता है। तो यहाँ पे एक एरिया ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बनता है कि जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट में डिस्क्राइब्ड है। बहुत सी जड़ी बूटियां अभी मिलेंगी नहीं, बहुत से हर्ब्स मिलेंगे नहीं, लेकिन अगर मिलते हैं तो उसको इवैल्यूएट करके मॉडर्न साइंस के साथ उसको हम सप्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी, नॉट नेसेसरली ऑल्टरनेटिव। एक पुनर्नवा का, अभी एक प्रोस्टेट के मरीज आज राय लेने आए थे, वो पुनर्नवा और वो डिफ्यूजर, ठीक है। हाँ नहीं, वो एक और दवा खा रहे थे जो बड़ा पॉपुलर है प्रोस्टेट के लिए। ठीक है सर। तो उसका भी देखे हम लोग कि हाँ, इसका मॉडर्न मेडिसिन में आजकल जो हम लोग यूज कर रहे हैं, टैमसुलोसिन, डुटास्ट्राइड, फेनेस्ट्राइड, सिलाडोसिन, उसी से मिलता जुलता उसमें केमिकल है। हम लोगों ने 2 रिजिड कंपार्टमेंट्स बना दिए, इससे एक समस्या आई। मेरे ख्याल, ये मेरा अपना छोटी बुद्धि इस पर एक कमेंट है। सर छोटी बुद्धि नहीं है आपकी, बिल्कुल समझे, कंप्रेहेंसिव माइंड है आपका। कहीं ना कहीं, और एक और आखिरी टिप्पणी कि पिछले कुछ वर्षों में आयुष एक अलग मंत्रालय बना, उसमें काफी जो बजटरी एलोकेशन, जो बजटीय प्रावधान होते हैं, काफी 200-300-400 करोड़ का रहा करता था, आज 4000 करोड़ के आसपास है। और एक नई बात, उसमें नया डेवलपमेंट ये हुआ कि आयुर्वेद की पढ़ाई में एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान का भी एक छोटा सा जोड़ दिया गया है। यहाँ फिर मेरी जिज्ञासाएं कुछ और बनती हैं कि इन पैसों का सदुपयोग किस तरह से हुआ, क्योंकि मैं जिनको जानता हूँ मेरे शहर में, छोटे से शहर में, और मेरे फ्रेंड लिस्ट में जो हैं, मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि ज्यादातर जो मेरे परिचित वैद्य हैं या आयुर्वेद के हैं विद्वान, वो मॉडर्न मेडिसिन की दवाइयों का ही उपयोग करते हैं, और जो वो फॉर्म बना के पुड़िया वगैरह भी देते हैं, उसमें पैरासीटामोल, वाइसोलॉन, इस सब का काफी धड़ल्ले से उपयोग होता है। तो ये अगर इसको हम लोग ईमानदारी से, जो पुराना साइंस कहीं उसका विकास रुक सा गया हो, उसको नए सिरे से करें, तो शायद ये जो बजटरी एलोकेशन है उसका बेहतर उपयोग हो सकेगा।
और मानव के लिए कल्याणकारी होगा अगर। बिल्कुल ठीक है सर बस आपका और सरिता मैम कुछ पूछना चाहती हैं इसलिए मैं, और बहुत डॉक्टर सारे झा सर, सवाल। डॉक्टर झा आपके तो मतलब अभी जो आपने कहा वो ज्यादातर कमेंट्स ही थे। प्राइमरली वो जो एक आपने जो बजटरी एलोकेशन फॉर वो क्या भविष्य से रिलेटेड जो क्या बोलते हैं एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिष शास्त्र रिलेटेड जो बातें हुई, और तो मुझे पता नहीं कि डॉक्टर शर्मा इस पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे कि ये आयुष मंत्रालय का जो ज्योतिष शास्त्र के लिए एलोकेशन है वो रिलेवेंट है, क्या है उसका कोई रिलेशन है कि नहीं है आयुर्वेद में, या कुछ ऐसे ही है। हाँ इसका है, मतलब आयुर्वेद के अंदर जो आयुर्वेद ज्योतिष ये सभी मतलब रिलेटेड हैं, क्योंकि हमारा वेदों से निकला हुआ शास्त्र है, तो उसके अंदर ये सब चीजें हैं। लेकिन अभी इसके अंदर बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क की जरूरत है, इसलिए केवल एक आधार पर कह दिया कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता है। उसके बहुत स्टडी, एक प्रॉपर वे से एक स्टडी होने की जरूरत है आज के पैरामीटर्स पे, तब होगा। बाकी इतना निश्चित है हम, मतलब जो हमारी जो बेसिक थिंग है कि जैसे हम मानते हैं कि भाई ये जड़ी बूटी को पूर्णिमा के दिन तोड़ना है या इसको अमावस्या के दिन तोड़ना है, तो वो आपको मैं एक छोटे से हिसाब से, हमारी जो थिंकिंग होती है कि अमावस्या पूर्णिमा को समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है, तो हमारा ये कहना है कि जब इतनी दूर पे गहराई पे हमसे 9 करोड़ मील दूर बैठा हुआ सूरज या इतनी दूर से चंद्रमा, उनकी रेज हमारी जब इस समुद्र के ऊपर असर करके उसकी लहरों को ऊंचा नीचा कर सकती है, तो निश्चित रूप से वो थ्योरी, वही रेज, वही किरणें हमारे इसके पास भी मतलब आ सकती है, और वो दवाइयों के ऊपर भी असर करती है, वो हमारे जीवन के ऊपर भी असर करती है, और उनसे कहीं ना कहीं कुछ मतलब होता है। क्योंकि आप मतलब ये देखिए कि अगर अमावस्या के दिनों में आपको डिप्रेशन के मरीज ज्यादा डिप्रेशन में, वहीं वो मरीज जो पूर्णिमा वाले दिन जब चढ़ता सूरज या शुक्ल पक्ष वाली स्थिति में होगी वो होगी। ये दिस इज मैटर ऑफ द रिसर्च, लेकिन हम प्रैक्टिकली वेरीफाइड कर सकते हैं कि आप अगर देखिए इस तरह से उसमें होता है। हम सूरज को ऊपर से जल चढ़ाते हैं, अर्घ देना हम मतलब कहते हैं उसको, तो उसके पीछे हमारा सिर्फ कॉन्सेप्ट ये नहीं कि हम मतलब वहां से सूरज ने हमें कोई बहुत दे दिया, लेकिन वो जो अल्ट्रावायलेट रेज जो उसकी निकलती है और पानी की धार के बीच में से, जो आपने हम जैसे फिजिक्स में पढ़ा था रिफ्रैक्शन, कि एक पानी का जो प्रिज्म है और प्रिज्म के अंदर हम पानी डाल करके उसकी जो रेज देखते हैं, एक खाली प्रिज्म, हेलो प्रिज्म, और एक वो मेटल वाला वो, तो उसमें दोनों की रेज में अंतर आता है। तो ये जो वेरिएशन है वो हम जब पानी चढ़ाते हैं, अर्घ देते हैं, उसके पीछे की उसकी रेज आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। ये मतलब एक थ्योरी है और प्रैक्टिकली इट इज वेरीफाइड, मतलब इसे ऐसा वो नहीं कह सकते। बाकी बहुत सारी चीजें इसमें, मतलब इनका अभी हमारे पास इतना कोई बहुत ज्यादा ऐसा मापदंड भी नहीं है कि हम एक चीज को इतना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये है कि अपने को इसके आगे मतलब बहुत कुछ अभी रिसर्च वर्क की करने की जरूरत है। बाकी बजट एलोकेशन वगैरह ये तो अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदलती रहती है, इसलिए ये हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो भी जिसको जैसा वो मतलब होता है वो करते हैं। लेकिन हमारी जो वेदों की मतलब जो शिक्षा है, जो जिसका, क्योंकि अथर्ववेद आयुर्वेद का ही मतलब अथर्ववेद उसका ही उपांग है या उपवेद मतलब इस कहते हैं, तो उसमें हमने मतलब जो चारों वेदों के अंदर हमारी जो थ्योरी है वो बताती है कि जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद को एक शब्द में अगर कहना हो तो इसके अंदर कल्याणकारी कल्पना संकल्पनाएं हैं। शरीर के संसार के अंदर, विश्व के अंदर जो कल्याणकारी हो उसको हमने बताया है। ऐसे ही यजुर्वेद के अंदर हमें शुद्ध आचरण, कैरेक्टर कैसा हो सकता है उसके बारे में, क्या 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 मतलब हम अच्छा आचरण कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताया। सामवेद हमें ये बताता है कि हम मतलब किस तरह से अपने आप को निर्मल रख सकते हैं, किस तरह से हम अपनी मधुर वाणी कर सकते हैं, किस तरह से हम संगीत के अंदर पहुंच सकते हैं। और जो अथर्ववेद है वो हमारा एक सुनिश्चित गति करता है, डेफिनेटली हमें किस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में इस स्पीड से जाना है। जब आप एरोप्लेन उड़ते हैं तो एंगल्स होते हैं। पहले जब हम छोटे होते थे ऐसा सोचा करते थे यार आकाश में जब हवाई जहाज का एक्सीडेंट कैसे होगा, वहां तो इतनी जगह है, मतलब अपनी बचपन की बता रहे, उसमें तो मंदबुद्धि थे, तो ऐसा लगता था कि हवाई जहाज आपस में टक्कर होगी। जब मैंने अखबार में पढ़ा तो वो एक्चुअली जब बाद में पढ़ा तो कि एक एंगल होता है, उसी डायरेक्शन में ही जाना पड़ा है, एक निश्चित गति के ऊपर ही उसको चलना पड़ेगा। तो यही फॉर्मूला हमारे जीवन में भी आता है, उसी हिसाब से हम सभी को उसमें वो कर सकते हैं। बाकी अलग अलग मतलब वो है, जैसे मैटर ऑफ रिसर्च, इसमें बहुत ज्यादा अभी हमें मतलब करने की जरूरत है और इन सिद्धांतों के साथ में हो सकते हैं। बाकी जितना मतलब है, जैसे साइंस है, साइंस में मतलब ये है कि आप जैसे ये कह सकते हैं कि
जो बर्फ के गोले को नहाने के लिए सफेदी की जरूरत नहीं पड़ती, तो सफेद ही रहेगा वो अपने आप में, मतलब ना। तो ऐसी स्थिति मतलब बच सकती है, बाकी हमको उसके लिए काफी वर्क की जरूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर शर्मा। ठीक है सर। डॉक्टर सरिता, मैं देख रहा हूँ काफी देर से, मैम आप हाँ अनम्यूट हाँ, कीजिए अपने, सर पूछिए एकदम। काफी देर से उनका हैंड रेज किया हुआ है। यस मैम। हाँ हाँ Thank you so much. I do have like 3 questions. So one, Dr. Jha already asked about the chemical nature of the medications, like what is the content and where do we find those? And also आपके कॉलेज में जहां भी आप थे या कोई भी जो इंस्टीट्यूट है, आई वाज लुकिंग इनटू इंटरनेट आल्सो, कि जो आयुष है वो, इनका कोई वेबसाइट ऐसा स्पेसिफिक नहीं बना हुआ है कि ये रिसर्च क्या कर रहे हैं और केमिकल नेम ऑफ ऑल दीज हर्बल प्रोडक्ट्स आर एक्चुअली नोन और नॉट। जैसे अभी आपने बताया हींग को हम सुंघाएंगे तो बेहोशी की, जो अफीम खाने से बेहोशी होगी या जो भी बेहोशी का है, तो आखिर हींग में ऐसा क्या है जिससे कि हो जाता है? क्योंकि अगर किसी को अफीम से बेहोशी हुई है तो हम लोग क्या नार्केन यूज करते हैं और उससे बेहोशी खत्म होती। तो आखिर आप जो हींग में बोल रहे हैं, वैसा कौन सा केमिकल है जो इंट्रैक्ट करता है? उसके तो मतलब ये है कि जो हींग के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व को वो करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, और उससे कुछ देर के लिए मतलब उसकी वो नशा मतलब कम हो जाएगा, बाद में उसको प्रॉपर मेडिकेशन तो देना ही पड़ेगा। दिस इज फॉर द इमरजेंसी ट्रीटमेंट। बाकी ये जो रिसर्च के हमारे आयुर्वेद की हर एक जगह पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग यूनिट से बने हुए हैं। जैसे जामनगर में है, जामनगर में ड्रग्स के ऊपर चल रही है, कई जगह मतलब उसकी एनाटॉमिकल भी चल रही है, कहीं मतलब प्लांट्स के ऊपर चल रही है, कहीं फार्माकोलॉजी के ऊपर चल रही है, कहीं जगह फार्माकोडायनेमिक्स भी चल रही है। तो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स है, आयुष मंत्रालय इनको सारा कवर कर रहा है, और काफी सारे सेंटर बने हुए हैं हम, और सभी अपने अपने, कहीं पर क्लिनिकल ट्रायल चल रही है, कहीं मेडिसिनल ट्रायल चल रही है, प्रिपरेशन चल रही है। तो वो अभी उसको समराइज करने की जरूरत है मतलब अभी। बाकी वो ठीक है आपकी बात की, अभी सभी को इस बारे में बहुत पब्लिसिटी नहीं हो रही है या वो नहीं हो पा रहा है, मतलब जागृति नहीं आई है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसलिए कि डेवलपमेंट के लिए तो जरूरी है कि इट्स आल्सो कि ट्रांसपेरेंट रहे। अभी इसलिए एक हम ये बात बता रहे हैं कि अभी जो NIH का है, NIH जो यहाँ का नेशनल इंस्टीट्यूट है फॉर हेल्थ, वो उसका रिपोर्ट 24 का रिपोर्ट है। तो 2-3 रिपोर्ट, एक तो क्लस्टर ऑफ लेड पॉइजनिंग बाय आयुर्वेदिक मेडिसिन, सो देयर इज लॉट ऑफ कंटामिनेशन एंड एडल्टरेशन। सो आप नहीं जानते, लेड, मर्करी एंड आर्सेनिक पॉइजनिंग, एंड अभी हाल में हेपेटोटॉक्सिसिटी, लिवर टॉक्सिसिटी का बहुत सारा केसेस आया है। तो कौन सा ऐसा, मतलब हम लोग क्या दवाई लें और कौन सा कंपनी है जिसका कि लेस चांस ऑफ अडल्ट्रेशन इन आपके प्रैक्टिस में है? एक कोई बताया कि पतंजलि का प्रोडक्ट्स अच्छा होता है, बिकॉज हम अपने यहाँ तक कि हम इंडिया में भी देखे थे, हमारा एक सिल्वर पॉइजनिंग का केस आया था, जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहा था बहुत दिन से, और वो सिल्वर पॉइजनिंग का केस ले आया था। तो इट्स नॉट कि हम लोग एलोपैथिक मेडिसिन इज अगेंस्ट, रादर अभी अब तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री और अल्टरनेटिव मेडिसिन बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मींस कि आप एलोपैथिक के साथ इसको ले सकते हैं, आपको ड्रग इंटरेक्शन के बारे में अगर पता चले तो इट इज ये बहुत बड़ा रिसर्च का यहाँ पर भी है, और यहाँ पे बहुत सारा ट्रायल, 2-3 ट्रायल भी आया है। एक है जिसमें कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मेथोट्रेक्सेट जो दवाई है उसके अगेंस्ट में देखा गया, तो बेनिफिशियल था जो भी वो लोग ट्रायल किए, और कुछ और भी ट्रायल है। तो ट्रायल चल रहा है, बहुत सारा चल रहा है। प्रॉब्लम इंडिया में क्या है कि कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और कहाँ पर आप खोजे, हम यहाँ पे इतने कोशिश किए खोजने का, आसानी से वेबसाइट मिलता ही नहीं है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। नहीं, बहुत सही बात है। डॉक्टर झा ने भी बहुत अच्छा वो बताया कि जैसे कई लोग मिलावटी दवाइयां कर देते हैं, तो ये देयर इज लेक नॉलेज ऑफ फिजिशियंस। जो ऐसे लोग जो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं ना, हम उनको फिजिशियन नहीं मानते हैं। आयुर्वेद उनको वो नहीं करता, रिकॉग्नाइज नहीं करता है
लेकिन ये लोग आजकल, क्योंकि जो व्यवसाय में मतलब हमारा तो सिद्धांत है पहले कि धर्म रक्षा, मतलब पहले काम करना चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्षाणम, आयुर्वेद का लक्ष्य बताया है कि धर्म अर्थ काम और मोक्षाणम, मतलब धर्म पहले धर्म हो फिर अर्थ हो। लेकिन आजकल उल्टा हो गया है, पहले अर्थ फिर धर्म। तो वो उस वजह से लोगों का जो लॉस ऑफ द कैरेक्टर या लॉस ऑफ द उनकी नॉलेज है, इसकी वजह से वो ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, वो बेईमानी करने लग जाते हैं, और लेक नॉलेज होने की वजह से ऐसा होता है। लेकिन आपको ये मतलब मैं अपना जरूर विश्वास दिलाता हूँ कि हम मतलब जो एक अच्छे पोस्ट इंस्टीट्यूट से, मतलब मैं जामनगर से मैंने किया है, हम लोगों को शुरू से ही मतलब ये शिक्षा मिली कि हमने ट्रांसपेरेंसी रखनी पूरी, कोई हम मिलावट नहीं करते। वी गिव द प्रिस्क्रिप्शन ओनली, 100% प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, और फ्रॉम द ऑथेंटिक मेडिसिन। और सभी कंपनियों के अलग, जैसे आप किसी एक का नहीं बता सकते, लेकिन हर एक कंपनी की पांचों के बराबर, कहीं नहीं, किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट अच्छा होता है, किसी फार्मेसी का कोई होता है, तो वो वी चूज द बेस्ट, और अलग अलग सभी का होता है। बाकी ये जो आपने जो टॉक्सिसिटी ऑफ दी बताई कि लीवर की टॉक्सिसिटी वगैरह है, वो हो सकता है किसी मतलब ये मतलब जिसको हम ये कह सकते हैं कि जब प्रॉपर वे से मेडिसिन नहीं बनाई गई है तो इस तरह की टॉक्सिसिटी होगी, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। एक मतलब हमारे पास में जब स्टूडेंट, बहुत पुरानी बात है 1982, ये उस समय मर्क कंपनी है, उसने वो कहा था कि हम लोग पारे से, मरकरी से हम जो दवाइयां बनाते हैं, हमारी मोस्ट ऑफ द आयुर्वेदिक मेडिसिन का बेस जो होता है पारद और गंधक होता है, सल्फर एंड मरकरी होता है। तो उन्होंने ये क्लेम किया जो आप बता रहे हैं कि दिस विल इंक्रीज द नेफ्रोटिक टॉक्सिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो उसमें हमने उनको मतलब ये कहा कि उन्होंने, मर्क कंपनी ने हमें प्रपोज किया, आई वाज देयर इन द यूनिवर्सिटी, वो कहते हैं कि हम आपको 99.9 पारा मरकरी बिल्कुल प्योर करके आपको दे रहे हैं, आप इससे दवाई बना करके देखिए। तो और एक हमने कहा कि हम जो आप पारा को, मरकरी को हम अपने आयुर्वेदिक मेथड से विभिन्न जड़ी बूटियों की सहायता से उनका मर्दन करके या उनको काफी भावना दे करके डुबो करके बहुत लोग करते हैं, तो उसमें हमें हमारे हिसाब से शुद्ध करने में उसको 3 महीने लग जाते हैं। कहने को हम जरूर शोधन कहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से क्या है कि वी डिटॉक्सिक टू दैट मर्करी पॉइजनिंग, और उसको मेडिकेटेड करते हैं। और उस बार अब हमने क्या किया कि उसका एक्सपेरिमेंट किया, हमने गिनी पिग्स के ऊपर ट्रायल किया। उसमें मर्करी कंपनी वाला जो 99.9% वाला वार था, वो गिनी पिग्स को भी दिया, और हमने अपनी जो 3 महीने के अंदर जो हमने आयुर्वेद के अष्टादश संस्कार के द्वारा जो शोधन हुआ था, उस पारे का दोनों का यूज किया। तो ज्यादातर मतलब जो मतलब गिनी पिग्स हैं जो हमारे मतलब वाले थे, वो सभी के सभी करीब करीब सुरक्षित रहे, मतलब किसी की जान नहीं गई, एंड देयर वाज नो टॉक्सिक इफेक्ट फाउंड। लेकिन वो जो मर्करी कंपनी वाले ने जिन्होंने 99% नहीं पर दिया था, वो मतलब उनमें से बहुत ज्यादा नेफ्रोटॉक्सिसिटी मिली है, हेपेटोटॉक्सिसिटी मिली है, ऐसा मतलब एक पुरानी मतलब एक ऑब्जर्वेशन हुई थी। तो अभी मतलब क्या है कि कई कंपनियां मतलब जो फार्मेसियां हैं, कई प्रॉपर वे से काम नहीं करती, लोग बिजनेस में पैसे के लालच में उल्टा सीधा कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो वो तो जो क्रिमिनल एटीट्यूड है, गलत तो गलत ही है, इसलिए हम उसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते। उसका बाकी हमें ईमानदार होना चाहिए, और हमारी सोच जो है वो प्राकृतिक भी होनी चाहिए और शुद्ध होनी चाहिए। सुचित दक्ष, आयुर्वेद कहा कि वैद्य को सबसे पहले सुचिर दक्ष, शुचि ही दक्ष, शुचि मतलब शुचिता, पवित्रता, जितने हृदय से पवित्रता, उसके चरित्र से पवित्रता, उसके मन से पवित्रता होनी चाहिए, और उसके बाद में दक्ष, दक्ष मीन्स ही मस्ट बी कॉम्पिटेंट, जो काम करे उसमें पूरी तरह से कॉम्पिटेंट हो, उसके बाद ही करे। लेकिन जो क्या होता है कि बहुत सारे कारण हैं इसके, मतलब बड़ा लंबा व्यस्त हो जाएगा, लेकिन लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से बदनामी सभी के हिस्से में आ जाती है। जो शक्तिशाली होता है वो निकल जाता है, जो कमजोर होता है वो पकड़ा जाता है, तो ऐसी चीज होती है। बाकी फिर भी आपका सेशन बहुत अच्छा है, इसको और भी जगह कहीं जरूरत होगी तो जरूर ध्यान। Thank you. Sorry. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Thank you to Sarita. all, sir. And, Patient hearing. one more, सर डॉक्टर शर्मा, सॉरी आपको कहीं अगर लेट हो रहा है तो आप माफ कीजिएगा। एक हमें अरुण सर हैं, हमारे हम सबके पैटर्न हैं एक तरह से, वो उन्होंने अपना हाथ उठाया, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा। अवधेश का भी हाथ मुझे दिख रहा है। लेट अवधेश स्पीक फर्स्ट। नहीं, आई डोंट थिंक ही हैज रेज्ड हिज हैंड। He has not raised his hand. प्रणाम सर, हम सभी काफी लाभान्वित हुए। क्योंकि आप प्रोफेसर हैं, तो एक छोटा सा सवाल आपसे है, जिसका उत्तर आप दे दे तो एक और सवाल पूछूंगा। आपके अपने अनुभव में, आप एक रिसर्च साइंटिस्ट भी रहे हैं और आपने काफी पढ़ाया है, आपके अनुभव में कितने दक्ष छात्र इस दिशा में आ रहे हैं?
जो कि रिसर्च भी करें, आगे भी बढ़ाएं, पहले का ज्ञान तो हो ही। कितने दक्ष छात्र आपके और आपके अनुभव में आ रहे हैं सर? डॉक्टर शर्मा, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? उनका शायद फ्रीज हो गया है। डॉक्टर शर्मा का वीडियो फ्रीज दिख रहा है। आई डू नॉट नो वेदर हाँ ही इज एबल टू। नहीं, वो फ्रीज हो गया उनका। फ्रीज हो गया है। I ठीक है, तो उसका don't- सवाल तो क्योंकि एज अ प्रोफेसर वही दे पाते। एक छोटी सी टिप्पणी है कि विज्ञान में एस्टैब्लिश साइंस में दो अप्रोचेस हैं। एक को कहते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच, कि जिसमें आप किसी चीज का स्ट्रक्चर जानिए, उससे आप बाहर आइए, इनसाइड आउट अप्रोच। उतना ही पैरेलली इफेक्टिव अप्रोच है जिसको मैं कहता हूं थर्मोडायनेमिकल अप्रोच। वो आउटसाइड इन की ओर जाता है। तो थर्मोडायनेमिकल अप्रोच काफी हद तक कोशिश नहीं करता है, वो उसका क्षेत्र भी नहीं है कि अंदर में क्या हो रहा है। बाहर के जो ऑब्जर्वेशन हैं उन्हीं पर काम करके उनकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, उनकी वेरिफिएबिलिटी कितनी है, इससे से वो काम करता है। इट डज नॉट गो मच इनसाइड द स्ट्रक्चरल। So I think the observation part, if it has come from the observation, it becomes the responsibility of the structural scientists to find what is the structure. It should not be given the response, the people who are working on the observation, the structural scientist, unki wo जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए. So it should go parallelly. So we cannot discount the observation. If it is active, it is effective, it is effective. Let the structural scientists find out what is the structure behind that observation, what is the structure which is leading to that observation. So we cannot completely discard the observation part. This was my first comment. Everybody has, of course, especially the two doctors have raised very valid matters. Uska answer प्रोफेसर शर्मा तो शायद नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं उनसे वही जानना चाह रहा था कि what is the quality of the students or the research scientists who are coming in this field. That I would have liked to know. That's all. आशुतोष। मैं कुछ बोलूं इस पर अरुण जी? अरे बिल्कुल, all yours sir. नहीं, इसलिए कि मैंने ये खुशी नहीं हो रही है मुझे ये शेयर करते हुए कि एक दो आयुर्वेदिक कॉलेजेस में कुछ समय दिया है जस्ट टू इंटरैक्ट विद द स्टूडेंट, और उनकी दुर्दशा देखी है। फैकल्टी ज्यादातर में जो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें फैकल्टी है नहीं, पढ़ाने वाले हैं नहीं, और विद्यार्थियों को एकदम से एक अंधे कुएं में की जो है इसमें लिखा हुआ है इसको रट लो, उसके अलावा कुछ नहीं तुमको समझना है। तो ये में पीड़ादायक मेरे लिए, एक साइंस के विद्यार्थी के लिए ये दिक्कत वाली बात। और आज के सेशन की शुरुआत, क्यों सरिता जी एग्री करेंगे मेरे साथ कि इंदु डोगरा मैम को डॉक्टर शर्मा के इलाज से उनकी खांसी में राहत मिली और आज वो स्वस्थ हैं। ये खुशी की बात है। डॉक्टर शर्मा नीड्स टू बी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर दैट। बट एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड मॉडर्न मेडिसिन, मेरी क्वेरी वही जो सरिता जी के मन में है और मेरा एक ही है कि ये कैसे साबित हुआ कि इंदु मैम को सार्कोइडोसिस, क्योंकि सार्कोइडोसिस के डायग्नोसिस के लिए सर्टेन पैरामीटर्स लेड डाउन हैं, और हम लोग तब मानते हैं किसी इलाज को, किसी भी खास बीमारी में इफेक्टिव ट्रीटमेंट, जब उसका एक से ज्यादा ट्रायल्स सिमिलर केसेस में सिमिलर रिजल्ट्स मिलेंगे तो हम लोग कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को तेज बुखार है, रेज्ड बॉडी टेम्परेचर, उसको पैरासीटामोल देते हैं तो बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है। दैट्स व्हाई कॉल दिस एंटीपायरेटिक, कि ये इससे बढ़ा हुआ शरीर का तापमान कम होता है। तो ये इंदु मैम के साथ डॉक्टर शर्मा ने जो उनका सार्कोइडोसिस मान के इलाज किया, क्या ये रेप्लिकेट किया जा सकता है? क्योंकि सार्कोइडोसिस इज ग्रेव एंड सीरियस प्रॉब्लम, मॉडर्न मेडिसिन के लिए चैलेंज है, और स्टेरॉइड यूज होता है। इंदु मैम जो बोल रही थी, यस दैट इज द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। तो शर्मा जी का सब अब लगता है सिस्टम ठीक हो गया है। तो अगर उन्होंने सुना होगा तो अरुण जी के सवाल का जवाब हमें before we conclude the session, and of course if anybody else has queries. नहीं,
मेरा प्रोफेसर ख्याल है शर्मा, अरुण मेरा सर एक एक छोटा सा सवाल था और हाँ। इंदु मैम, जस्ट अ सेकेंड सर, एक छोटा सा जी सवाल जी था आपसे कि आपने दक्षता की बात की। मेरा जानना है कि एज अ स्टूडेंट ऑफ रिसर्च साइंस, एज अ प्रोफेसर, आपको क्या लग रहा है, आपके अनुभव में, आपके मित्रों के अनुभव में, कि कितने दक्ष छात्र इस क्षेत्र में आ रहे हैं सर? प्रोफेसर शर्मा सर। सर आप म्यूट किया हुआ है, शर्मा सर आपने म्यूट किया हुआ है, आपको अनम्यूट करना होगा अपने आप को। आवाज आपकी, माइक आपका म्यूट किया हुआ, ऑफ किया हुआ। अब अनम्यूट कर। हाँ अब ठीक है सर, आप बोल सकते। ठीक है, ठीक है सर। ऐसा है सर कि ये जो दक्ष वाली बात है ना, ये तो कॉम्पिटेंसी तो हर जगह होनी चाहिए। अब मेडिकल कॉलेज में भी बहुत सारे लोग होते हैं, सभी एक ही डॉक्टर होते हैं, एक ही डिग्री एक ही यूनिवर्सिटी से लिए होते हैं, किसी के पास बहुत भीड़ होती है और किसी के पास खाली बैठा रहता है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये अलग अलग, कुछ किनको कभी पब्लिक पसंद कर देती है, कई फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर। इसलिए ये ऐसा नहीं है कि जिसके पास बहुत पेशेंट आते हैं वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, ऐसा जरूरी नहीं है। ही मे बी ए पॉपुलर फिजिशियन। बाकी ऐसा नहीं कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, कॉम्पिटेंट भी होता है, लेकिन कई बार अवसर नहीं मिलते, बहुत सारी चीजें होती है, तो उसके हिसाब से ही मतलब हमको वो करना पड़ेगा। बाकी यह है कि हार्ड वर्क अगर करता रहे आदमी, लगातार कंटिन्यूस प्रयास करते रहे ईमानदारी से, तो निश्चित रूप से सफलता भी मिलती है। मतलब उसको मैं ये भी मतलब मानता हूँ। सॉरी सर, मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला। मेरा सवाल ये है कि आपने इतने दिनों से इस क्षेत्र में काम किया है, कोई 10 साल 20 साल तो काफी समय होते हैं, तो जो रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिस लड़के ने, जिसके रिसर्च की बाकी जगह चर्चा हुई, बाकी जगह कोटेशंस हुए, मैं उस दक्षता की बात कर रहा हूं, मैं ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपके अनुभव में क्या ऐसे दक्ष वैज्ञानिक सोच वाले लड़के आयुर्वेद में आ रहे हैं जो कि दक्षता अपनी रिसर्च में साबित कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है सर। अब जो नए हमारे पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट्स हैं, जामनगर में है, बनारस में है, वहाँ सब नए पैटर्न के ऊपर आ रहे हैं और रिसर्च के अंदर भी पूरा मतलब इंटरेस्ट लेकर के काम हो रहा है। मतलब NIA जयपुर, बहुत अच्छा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, वहाँ पर भी हो रहा है, जामनगर में भी हो रहा है, बेंगलोर में हो रहा है, इधर दिल्ली में भी आयुष का वो बना हुआ है, और भी जगह कई सेंट्रल गवर्नमेंट के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। और उसमें जो बाकी जितने भी मतलब हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर्स हैं, उनको एक टॉपिक दे करके उनसे थीसिस वगैरह और उनको रिसर्च के प्रति ट्रेन किया जाता है, ताकि वो आगे भविष्य में एक अच्छे रिसर्चर बन के अच्छे चिकित्सक बने। ऐसा सरकार की तरफ से और भी प्रयास चल रहा है मतलब, और ठीक है, उसमें काफी पहले से बहुत प्रगति हुई है, काफी संभव। सर, भारत के बाहर मैं आपकी जानकारी में कुछ ऐसे देश हैं जहां पर कि आयुर्वेद पर उस तरह का रिसर्च हो रहा है जैसा डॉक्टर झा और डॉक्टर सरिता कह रही थी, या उसके बाद भी क्या भारत के बाहर भी आपकी जानकारी में कुछ इस तरह के रिसर्च हो रहे हैं क्या आयुर्वेद संबंधित? ऐसा है सर कि मतलब असल रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह है ऐसे तो बहुत कम वो है। बाकी मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर SN गुप्ता, वो जर्मनी में उन्होंने अपना एक कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज खोल रखा है, और वो वहां पर मतलब करते, मेरे कलीग ही रहे, मेरे साथ MD में साथ में थे वो। तो उन्होंने वहां पर जर्मनी के अंदर अपना वो बना रखा है और वहां पर जाते रहते हैं और रिसर्च का वर्क करते रहते हैं। मतलब वहाँ कुछ समय के लिए जाते हैं वो, उस दिन आकर के वहाँ के लोगों को ट्रेन करते हैं। बाकी स्पेशल जो हिंदुस्तान के अंदर जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट टाइप चल रहा है लगातार, ऐसा वहाँ किसी कंट्री में फिलहाल कहीं मतलब आता नहीं। वो लोग बुलाते रहते हैं, वहाँ पर उनके लेक्चर हो जाते हैं, जो भी ट्रीटमेंट देना होता है पेशेंट को दिखाते हैं, उस तरह करते हैं। मतलब विजिटिंग प्रोफेसर टाइप भी होते हैं, परमानेंट प्रोफेसर टाइप या परमानेंटली ऐसा वर्क होता है, ऐसा कम ही है। मतलब मेरी नॉलेज में कोई ज्यादा नहीं है। ठीक, अरुण आशुतोष, जी, अरुण जी, मैं एक लाइन में आपके मन में जो सवाल है उसके बारे में मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, एंड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, कि जिन विद्यार्थियों का जो मॉडर्न मेडिसिन वाले MBBS में नहीं होता है, ये मैंने एज ए फर्स्ट ऑप्शन मैंने बहुत कम लोगों को सुना है कि मैं आयुर्वेद में करना चाहता हूँ, डिग्री लेके और फिर उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन MD आयुर्वेद करना चाहता हूँ। ये एक दुर्भाग्य वाली बात है और ये फैक्ट है। बहुत मेरा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये भी था कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स एक्चुअली ऑप्ट फॉर आयुर्वेदिक, बीइंग आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट,
जो नीट वाला हिस्सा भी होता है, तो जिसको नहीं मिलता है वो जानता है, ये दुखद स्थिति है। तो जो आप पूछना चाह रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर शर्मा से कि कितने योग्य स्टूडेंट बाय चॉइस आते हैं कि नहीं मुझे आयुर्वेद मेरा फर्स्ट चॉइस है, मैं आयुर्वेद की पढ़ाई करके उसमें दक्षता हासिल करके अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ। ये एक दुखद तथ्य और सच है आज के हिंदुस्तान का। देखिए मेरा अपना छोटा सा एक्सपीरियंस, आई मे बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। बिल्कुल सही बताया आपने। दिस इज आयुर्वेद इज सेकंड लव, फर्स्ट चॉइस कहीं नहीं है, सेकंड लव है, मतलब सेकंड चॉइस। तो जब नहीं मिलता है, क्योंकि इसका हमने संबंध प्रोफेशन बिजनेस से बना रखा है ना, केवल रिसर्च के साथ तो है नहीं कि भाई लोग सोचते चलो भाई कमाई, बंदा क्या करेगा, लड़का क्या करेगा, कुछ न कुछ कमाई धंधा करना है, इसलिए वो ये नहीं तो वो नहीं तो वो ऐसे मतलब करते, इसलिए आ जाते हैं। और उसके बाद मतलब वो अपने हिसाब से ही करते हैं। फिर जिसको कई जिन लोगों की भावना मतलब कईयों के अंदर मेहनत भी होती है, ऐसे भी कुछ लोग हैं बनारस के अंदर जिन्होंने एमबीबीएस करके आयुर्वेद के अंदर एमडी की है, ऐसे भी लोग हैं। तो ऐसे बहुत कम है, मतलब देर मतलब बहुत थोड़ी बहुत संख्या होगी, लेकिन है अब मतलब धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। बाकी कुछ लोगों का हृदय परिवर्तन बाद में भी हो जाता है कि चलो अब उधर तो मिला नहीं, इधर ही कोई पूरा इंटरेस्ट से करें, सभी ने मतलब वो करते हैं। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल 100% सही है कि फर्स्ट चॉइस नहीं है। ये बनारस की बात, बीएचयू की बात सर आपने की, तो डॉक्टर उडुपा जो वहाँ के ही वाज एन एफआरसीएस रिनाउंड सर्जन, और उन्होंने आयुर्वेदिक में जो वहाँ सेक्शन है उसको एक नई ऊंचाई प्रदान की। और शुरू में तो नहीं, लेकिन बाद में जब जानकारी मिली तो उनके रिसर्च पेपर्स मैंने खुद पढ़े हैं स्टैंडर्ड जर्नल्स में कि वो बेहतरीन है। मतलब अगर कंटेंट और इसके देखिएगा, आपने देखा ही होगा या मैंने जो मेरे नजर से जो गुजरा वो बहुत ही उच्च स्तर का है, बहुत उच्च स्तर का है। तो डॉक्टर उडुपा तो हम एक आदर्श हम लोगों के सामने है ही समक्ष। एमएस एफआरसीएस करने के बाद उन्होंने आयुर्वेद को बीएचयू में किस ऊंचाई तक पहुंचाया आयुर्वेदिक विंग को। तो स्टार्ट में तो बीएएमएस नहीं थे, ले वो तो एमएस और एफआरसीएस करके। नहीं सर, वो उन्होंने बीएमएस भी की थी पहले, बाद में पहले या बाद में? अच्छा, मेरी आपकी बेहतर जानकारी होगी। हाँ मुझे मेरी जानकारी थी कि बाद में। आपने करेक्ट किया मुझे, थैंक यू। बीएमएस वगैरह ही उन्होंने आयुर्वेद का कोई डिग्री लिया था, और उस समय इतने हार्ड वो नहीं होते थे नियम की विदेश जाना है या एमबीबीएस में एफआरसीएस, तो वो उन्होंने वहां पर जो एफआरसीएस का जो ईसीएफएमजी वाला टेस्ट होता है वो उन्होंने क्लियर कर लिया था मेहनत करके जैसे भी, तो उनको सीधे एफआरसीएस में लगी थी। फिर उसके बाद इंडियन मेडिकल काउंसिल ने ऐतराज किया कि भाई ये आयुर्वेद वाले व्यक्ति है और इनको एफआरसीएस कैसे दिया जाए। तो फिर ये तय हुआ कि भाई इनको किसी भी तरह से एमबीबीएस भी कराया जाए। तो उनके लिए एक स्पेशल सेशन मेरा, पंडित नेहरू जी के भी वो फिजिशियन रहे हैं, तो उनको उन्होंने 6-6 महीने के 3 सेशन बना करके फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर करके वो उन्होंने क्लियर किया, और उनके बाद उनको एमबीबीएस की डिग्री भी दे दी। ऐसा मतलब जो हमारे प्रोफेसर बताते थे ये भी हुआ है। तो बाकी चलो दे आर स्टॉलवर्ट हैं, तो बहुत बड़े हमारे आइकॉन कह सकते हैं उनको, ये बड़ा से, पर वैसे उनके बाद में ऐसे लोग बहुत कम हुए हैं। एक डॉक्टर पीजे देशपांडे का भी नाम सुना होगा आपने, उन्होंने भी एंडोस्कोपिक सर्जरी में बड़ा, वही बनारस में थे वो भी, पीजे देशपांडे, वो भी बहुत अच्छा उन्होंने भी, तो है ऐसे बहुत सारे सर्जिकल। इस प्लेटफॉर्म पे सभी जिज्ञासु हैं, ज्ञान पिपासु लोग हम लोग हैं। तो डॉक्टर उडुपा के आर्टिकल के एक छोटा सा जिक्र मेरे पास उसका अभी आज कुछ नहीं है, पढ़ा था जब मैं एमएस ऑर्थोपेडिक्स कर रहा था कि आर्टिफिशियल लिम्स के बारे में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि रामायण में कहीं जिक्र है, रामायण वाल्मीकि वाले में या रामचरितमानस तुलसीदास वाले में नहीं, लेकिन मोस्ट लाइकली जहां तक मुझे याद है कि रामायण में आर्टिफिशियल लिम्स के बारे में एक चर्चा है। किस प्रसंग में? तो कैकेयी का जब दशरथ के साथ गई थी और उन्होंने रथ की धुरी में अपना हाथ डाल दिया था और हाथ उनका बुरी तरह मैंगल्ड हो गया था, तो जब वो वापस आई मूर्छित दशरथ को, जिसके बाद 2 वरदान, ये सब तो है ही हमारे सबके जहन में, तो ऐसा उन्होंने कोट किया था। वो श्लोक मुझे नहीं याद, लेकिन उन्होंने कोट किया था अपने राज्य वैद्य को कि इनके हाथ लिम्ब आप ऐसे बनाइए जो
लोहे के समान मजबूत हों और ये जो पंख होते हैं पक्षियों के उसके समान हल्के हों। आज भी मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, इसीलिए ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक्स से अक्सर मेरा ये वास्ता है, लगा रहता है। मरीज के लिए बनवाना पड़ता है कस्टम मेड या फिर उसके हिसाब से। तो आज भी आइडियल जो आर्टिफिशियल लिम्ब या सपोर्ट के लिए हम लोग देते हैं ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स, आइडियल यही है। इट शुड बी एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील। उस समय उन्हें आयरन लिखा होगा, स्टील का शायद आविष्कार ना हुआ हो रामायण के समय में, जिस समय लिखे गई, वाल्मीकि ने लिखा। और इट शुड बी एज लाइट एज फेदर्स। तो ये डॉक्टर उडुपा के इस तरह से कई आर्टिकल्स स्टैंडर्ड जर्नल्स में मैंने, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट था तब पढ़ा था। Really, तो चूंकि sir, ये प्लेटफॉर्म ज्ञान पिपासुओं की है, तो एक उसका शेयर कर लिया कि बहुत अच्छा उस समय अगर जानकारी थी कि, क्योंकि हम बहुत भारी बना के दे देंगे, बहुत मजबूत होगा तो यूज ही नहीं करेगा पेशेंट। जो फर्स्ट जनरेशन के हमारे एम्प्यूटी, जिनका पैर काटना पड़ता था, उनको जो बना के दिया जाता था, वो हमारे गुरुजी कहते थे कि ये तो खूंटी पे टांग देगा, इतना भारी है, कभी पहनेगा नहीं। आज जो हम लोग के फाइबर के बन रहे हैं वो यूज कर रहे हैं। अब तो ब्लेड रनर वगैरह की चर्चा काफी हो गई, तो वहां से हम लोग, लेकिन कुछ तो था। ये प्रिजुडिस मेरे अंदर नहीं है, मैं ओपन दिमाग से सुन गया। ये प्रसंग और एक दो हैं, कभी याद आया या फिर उसका कुछ मिल गया पुराना पोस्ट ग्रेजुएशन के समय का, तो शेयर करूंगा आपके साथ। और फिर कभी भविष्य में सेशन होगा तो आनंद आएगा इस विषय। काफी आपसे भी सीखने को मिला है, बहुत से आपने बड़े अच्छा वो किया, तो रियली थैंक यू ताजवाल। ठीक है सर, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। जी जी सर, क्योंकि 2 घंटे हो गए, तो आई नो अभी और क्वेश्चंस और डिस्कशन पॉइंट्स होंगे, तो शायद हम ऑफलाइन या बाद में डॉक्टर शर्मा से फिर रिक्वेस्ट करेंगे कभी एक सेशन बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं सर, जो भी क्वेश्चन आप भेज देना, मैं करूंगा सभी का। जी ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमको सिर्फ एक है कि आपके पास सार्कोइडोसिस के बारे में जितना भी आयुर्वेद में है, अगर आप वो शेयर करें तो बहुत शेयर अच्छा कर सकें। यस ऐसा है डॉक्टर साहब की साइकोडिसिस के बारे में आयुर्वेद में वैसे लिटरेरी नॉलेज बहुत कम है, नहीं की प्रॉब्लम मिलेगी। ये तो हमने एक वो अपने रिसर्च माइंड के हिसाब से कि भाई इसको ये जिस तरह से हम मतलब बताया कि भाई ये कफ की वृद्धि, वात और कफ व्याधि है, और उसको कफ और वात को शामक करके मतलब हमने उस हिसाब से हमने किया है। तो हमारे ग्रंथों में ये भी लिखा हुआ है कि अगर किसी चीज का डायग्नोसिस नहीं हो सकता है या सारा उसके वर्णन, तो उसके दोषों के अनुसार उसका आप निर्धारण करके उसके हिसाब से चिकित्सा करिए। तो हमने वो आधार लेकर किया था। तो साइकोडिसिस का जिस तरह से आपके मॉडर्न मेडिसिन में मिलता है, इस तरह का इतना हमारे पास लिटरेचर नहीं है। मतलब रीजन हमने इसलिए बोल रहे हैं कि सार्कोइडोसिस का जो स्टेज 1 होता है उसमें खुद ब खुद रिजोल्यूशन होता है, हम लोग स्टेरॉइड से नहीं ट्रीट करते। सरिता मैम एक रिक्वेस्ट है, अब काफी लंबा हो गया सेशन, तो स्पीकर भी काफी देर से हम लोग के साथ हैं, तो आई थिंक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, बहुत धन्यवाद। शुभरात्रि, शुभरात्रि। सब स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। सर्वे सो मच सर्वे संतु निरामया, यही तो हमारी प्रार्थना है। सब स्वस्थ रहे, सब सुखी रहे। जी थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।